अस्सलाम वालेकुम जी। कैफ 5 FAR 2 लेक्चर 11 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी IS 38 की डिस्कशन रहती है। पेज 14 पे आ जाएं, ज़रा बातें बंद कर दें। IS 38 पेज 14। IS 41 के नोट्स मिल गए आपको? अच्छा जी, अमोर्टाइजेशन एंड इम्पेयरमेंट की डिस्कशन में ये बातें लिखी हुई हैं, ज़रा इनको पढ़ लेते हैं एक बार। कोई ऐसी चीज़ ना आ जाए। आई के अपने कुछ पैरास डाल दिए थे ना किताब के अंदर, आपको समझ ना आ रही हो। बातें डिस्कस हुई हैं कहीं ना कहीं हमारी, लेकिन थोड़ा सा उनको कंप्लीटनेस को इंश्योर करें ज़रा चैप्टर की, ठीक है? क्या पेज 14 अमोर्टाइजेशन इम्पेयरमेंट में है जी। सबसे पहले यूजफुल लाइफ की डिस्कशन। खामोश हो जाएं। एन एंटिटी शैल असेस वेदर यूजफुल लाइफ ऑफ एन इंटेंजिबल इज फाइनाइट और indefinite, and if finite, the length of or number of production or similar units constituting the useful life। कहते हैं जी एंटिटी असेस करेगी कि यूजफुल लाइफ फाइनाइट है या इनडेफिनेट है, और अगर फाइनाइट लाइफ है तो फिर कितनी है। अब वो कितनी को उसने आगे कह दिया, जो कहा उसको छोड़ो। मैं अब मिसाल देता हूँ कि जी अगर लाइफ फाइनाइट है तो कितनी है जी? 5 साल है। कभी ऐसा होता है, कभी यूं भी होता है कि कह दिया जाता है कि हमारा ये एसिड इतने यूनिट्स बनाने के काबिल है, या इतने और चलने के काबिल है, या इतने माइल्स चलने के काबिल है। आउटपुट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन आपको याद होगा, FAR 1 के अंदर, इंट्रो के अंदर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है? तो लाइफ आवर्स में, यूनिट्स में, माइल्स में भी दी हो सकती है। लाइफ जो है वो ईयर्स में भी दी हो सकती है। तो स्टैंडर्ड ने यही अंग्रेजी लिखी। बस पहले कहते हैं कि एंटिटी असेस एंटिटी नहीं करना है कि ये एसिड हमें अगले कितने साल फ़ायदा देगा। तो मैंने कहा पहले तो असेस करो कि कितने साल फ़ायदा देगा। या तो आप कहोगे जी इनडेफिनेट है, पता नहीं है, या आप कहोगे जी फाइनाइट है। अब अगर वो आप कह सकते हो कि फाइनाइट लाइफ है, तो फिर वो कितनी है? वो कहता है फाइनाइट द लेंथ ऑफ, यानी कितने ईयर्स हैं, या नंबर ऑफ प्रोडक्शन और सिमिलर यूनिट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग दैट यूजफुल लाइफ। ये जुमला समझ आ गया? अब कंफ्यूजन है तो बताओ। ये बात समझ आई है? ठीक है। आगे कहता है एन इंटेंजिबल एसेट शैल बी रिगार्डेड बाय द एंटिटी एज हैविंग एन indefinite useful life when based on analysis of all relevant factors there is no foreseeable limit to period। अच्छा जी, वही अंग्रेजी के अंदर उसने अंग्रेजी आगे लिख दी है कि जी इनडेफिनेट कब कहनी है? जब आप बता नहीं पा रहे कि उसने कितना अर्सा फायदा देना है। जाहिर सी बात है, तभी इनडेफिनेट कहेंगे। पढ़ लो बेशक इसको जल्दी से, बाकी को भी पढ़ लेंगे। पूरा पैरा पढ़ लें एक बार 88। जब मैं पढ़ा दूँ फिर एक दफ़ा पढ़ लें, कन्फ्यूजन को अभी पूछ लें। सही है? नेक्स्ट। वेट करो। अच्छा पढ़ो। जहाँ से चिड़े आने हैं खाने के लिए, उसको तो पढ़ने दो पहले। अच्छा जी। द अकाउंटिंग फॉर एन इंटेंजिबल एसेट इज बेस्ड ऑन इट्स यूजफुल लाइफ। एन इंटेंजिबल एसेट विद अ फाइनाइट यूजफुल लाइफ इज amortized, एंड एन इंटेंजिबल एसेट विद एन indefinite यूजफुल लाइफ इज नॉट। और उसके बाद अगली बात हमें वैसे पता है कि इनडेफिनेट लाइफ वाला हो तो उसे एनुअली इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारना है बाय कंपेयरिंग कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल। अच्छा, एक छोटी सी बात, ये जो 3 एसेट्स थे, इंटरनली परचेज्ड गुडविल, अंडर प्रोसेस इंटेंजिबल और इनडेफिनेट लाइफ वाला इंटेंजिबल, जिनको हम अमोर्टाइज नहीं करते थे बल्कि इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारते थे, ज़रूरी नहीं है कि ईयर एंड पर ही इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारा जाए। अगर कोई इंडिकेशन ईयर के दरमियान में आ गई है, दरमियान में गुजार लो इम्पेयरमेंट टेस्ट। 6 महीने की डेप्रिसिएशन पुराने वाली लेकर उसके ऊपर ले आओ, दरमियान में साल के बुक वैल्यू, कैरिंग वैल्यू आ गई, उस दिन की रिकवरेबल अमाउंट्स वाले दी होगी ना, या आपको निकलवाएगा, उसको कंपेयर करके इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारें। अगर इम्पेयरमेंट लॉस है तो उसी दिन इम्पेयरमेंट लॉस साल के दरमियान में खड़े होकर रिकॉर्ड करें, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट, और अगले 6 महीने की डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन निकलेगी रिवाइज्ड बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ से। कोई सवाल कर लेंगे। फिलहाल तो मैंने सिर्फ इतनी सी बात की थी, बात बढ़ गई ज़रा। मैंने क्या कहा कि जो
एसिड्स हम एमोर्टाइज नहीं करते, इम्पेयरमेंट टेस्ट से उन्हें हर साल गुजारना है। मैंने ये कहा आपको कि अगर खुदा ना खास्ता कोई इंडिकेशन आ जाए, अभी साल का एंड ना हुआ हो, दरमियान में आ जाए, तो क्या साल के एंड का वेट करते रहेंगे? नहीं, जिस दिन इंडिकेटर आ गया उस दिन इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजार दो। अब उस दिन का डाटा देगा ना आपको, उस दिन की कैरिंग अमाउंट आप खुद निकाल लोगे। 6 महीने डेफिसिट कर लेना ना, अगर एग्जैक्ट दरमियान मिसाल के तौर पे आया, मैं एग्जैक्ट दरमियान अज्यूम कर रहा हूँ, सवाल मेरे सामने नहीं है ना, तो एग्जैक्ट 6 महीने गुजरने के बाद साल के इम्पेयरमेंट का कोई इंडिकेटर आ गया, तो आप 6 महीने की डेफिसिट निकाल के उस दिन की कैरिंग वैल्यू निकालें, उस दिन के डाटा गिवन होगा, उससे आप रिकवरी अमाउंट निकालें, दोनों कंपेयर करके इम्पेयरमेंट लॉस उस दिन चार्ज करें, और अगले 6 महीने रिवाइज्ड बुक वैल्यू जो इम्पेयर होने के बाद वाली आई है उसको डिवाइड कर दो रिमेनिंग लाइफ से, और अगले 6 महीने की डेफिसिट कर दो। ये बात समझ आ गई है? इसको किसी सवाल के अंदर भी कर लेंगे इंशाल्लाह, जो टेस्ट में आ जाएगा तो फिर आप कर लेंगे, तो बाद में हम कर लेंगे। अच्छा जी, अच्छा ये अगला पैरा काट ही दें, वैसे मैंने गाड़ी में आते हुए काट तो दिया था ये ना, वैसे आपको पता है इन बातों का, ये पढ़ के ना वैसे ही आप कंफ्यूज होंगे, तो इस पैरा को काट दें आप, ठीक है? और ये तो वैसे ही बड़े खुशी से काम करते हैं, हमारा दिल करता है सारी किताब की सारी थ्योरी काट दें, है ना? इंटेंजिबल्स विद इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ के बारे में आप क्या कहता है, ज़रा पढ़ते हैं। कहता है एन इंटेंजिबल एसिड, ओहो, an intangible with indefinite useful life, कहता है intangible asset with an indefinite useful life shall not be amortized। अच्छा जी, पता है हमें। ये सिर्फ कंप्लीटनेस इंश्योर कर रहा हूँ कि बातें हमने पढ़ी हुई हैं, लेकिन ये सारी यहाँ पे पैराज के अंदर लिखी हुई हैं, तो जिस दिन अल्लाह ने चाहा आपके पास स्टैंडर्ड्स आ गए, तो ये स्टैंडर्ड की किताब के अंदर भी हर डेफिनेशन, हर चीज़ के साथ जो हमने पढ़ी और टिक कर ली, उसके साथ पैरा का रेफरेंस दिया हो, आप जस्ट वहाँ से पैरा को हाईलाइट कर सकते हैं, करना चाहें तो, ठीक है? मुझे पता है करेंगे भी सही आप। आज ना काम आया, ज़िंदगी में कल को काम आ जाएगा, कैफ के बाद आ जाएगा, फाइनल में आ जाएगा। जब पढ़ रहे हो तो उसको पढ़ते हुए हाईलाइट करो, पढ़ते हुए लाजमी हाईलाइट कर लिया करो, ठीक है? ये सारी ज़िंदगी आपके साथ ही रहने हैं स्टैंडर्ड्स, कोई इतनी चेंज नहीं आ जाती कि एक अटैम्प्ट गुजरेगी तो स्टैंडर्ड बदल गए। आप इस दफ़ा स्टैंडर्ड लोगे, हो सकता है 5 साल बाद भी कोई स्टैंडर्ड में चेंज ना आए, अगर आएगी जिस एक आध में आएगी तो सिर्फ वही बदलेगा ना, बाकी तो नहीं बदल रहे होते, ठीक है? तो बहरहाल ये आपका एक नॉन करंट एसेट है, IFRS आपका नॉन करंट एसेट है। अच्छा, वो फिर आपकी मेहनत होने के बाद वो आपका इंटेंजिबल भी बन जाता है। अच्छा, छोड़ो बस। एन इंटेंजिबल विद एन इंडेफिनेट यूजफुल लाइफ शैल नॉट बी अमोर्टाइज्ड इन अकॉर्डेंस IS 36। इंपेयरमेंट की तरफ जा रहा है मुझे लगता है। एन एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू टेस्ट एन इंटेंजिबल एसेट विद एन इंडेफिनेट यूजफुल लाइफ फॉर इंपेयरमेंट बाय कंपेयरिंग इट्स रिकवरेबल अमाउंट विद कैरिंग अमाउंट एनुअली। वो शुक्र है ये बात पहले ही होगी। एनुअली एंड वेन एवर देयर इज एन इंडिकेशन दैट इंटेंजिबल एसेट मे हैव बीन इम्पेयर्ड। मैं भी कहूँ, मैंने पढ़ा था कहीं पे, वहाँ क्यों नहीं लिखा हुआ? अच्छा, वो अगली लाइन पढ़ी थी तो जहन के अंदर वही था, ठीक है ना? मेरी बात समझ आ गई? इंडेफिनेट लाइफ वाले को अमोर्टाइज नहीं करना, हर उसको इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारना है एनुअली, ये तो है ही है। और अगर कभी कोई इंडिकेशन आ जाए इम्पेयरमेंट की तो फिर उसके अलावा भी कर सकते हैं, जिस दिन आए इम्पेयरमेंट उस दिन इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजार लें। इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारने का तरीका तो वही है, आप कैरिंग अमाउंट को रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करते हैं, ठीक है? आगे कहते हैं द यूजफुल लाइफ ऑफ इंटेंजिबल एसेट दैट इज नॉट बीइंग अमोर्टाइज्ड शैल बी रिव्यूड ईच पीरियड टू डिटरमिन वेदर इवेंट्स एंड सर्कमस्टेंसेस कंटिन्यू टू सपोर्ट इंडेफिनिट यूजफुल लाइफ असेसमेंट दैट इफ दे आर नॉट द चेंज। वो कह रहा है जिसकी लाइफ इंडेफिनेट है उसको आप चेक करते रहो, करते रहो, करते रहो, किसी भी वक्त हो सकता है वो इंडेफिनेट से डेफिनेट लाइफ में आ जाए, फाइनाइट लाइफ में आ जाए। अगर ऐसा हो तो फिर उसकी अकाउंटिंग चेंज इन एस्टीमेट की तरह से कर लेंगे, ठीक है? सही है? इंटेंजिबल विद फाइनाइट यूजफुल लाइफ, द डेप्रीशिएबल अमाउंट ऑफ एन इंटेंजिबल विद अ फाइनाइट यूजफुल लाइफ शैल बी एलोकेटेड ऑन अ सिस्टमैटिक बेसिस ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। बच्चों, FAR 1 इंट्रो में आपको इसातिज़ा कराम ने पढ़ाया होगा, ठीक है, कि IS 16 में एसिड के लिए IS 16 क्या ऑप्शन देता है? आप कॉस्ट मॉडल पे रखो या रिवैल्यूएशन मॉडल पे। ये है चॉइस, ये क्या है? चॉइस। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन यूज कर लो, स्ट्रेट लाइन करो, रिड्यूसिंग बैलेंस करो, आउटपुट मेथड करो, ये भी एक चॉइस थी, है ना? ये चॉइस नहीं होती थी ये। हाँ, बात असल में बचपन में आपको ये सिखाई जाती थी
कि जब भी आपने एसेट ले लिया, उसको रिकॉर्ड कर लिया, अब उसको डेप्रिशिएट करना है, तो आप देखो पैटर्न ऑफ बेनिफिट, उसके बेनिफिट का इनफ्लो जो है उसका पैटर्न देखो। अगर तो आपके एसेट की नेचर ऐसी है कि हर साल बराबर फायदा है, या आप डिटरमिन नहीं कर पा रहे कि फायदे का क्या पैटर्न है, तो स्ट्रेट लाइन कर दो। अगर आपके एसेट की नेचर ऐसी है कि वो हर साल कम फायदा देगा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कर लो। अगर आपके एसेट की नेचर ऐसी है कि जितना इस्तेमाल करते हो उतना फायदा देता है, तो आउटपुट मेथड इस्तेमाल कर लो। तो यहां पे चॉइस नहीं थी, ये आपकी जजमेंट के ऊपर था, आप सिलेक्ट करते थे, इनमें से अल्टरनेटिव्स मौजूद थे, ठीक है, लेकिन आपको उसके ऊपर अपनी जजमेंट अप्लाई करनी पड़ती थी। कॉस्ट और रिवैल्यूएशन मॉडल में से जो दिल करे वो कर लो ना, उसमें जजमेंट नहीं होती थी। कॉस्ट मॉडल यूज करना है, कॉस्ट मॉडल यूज करो, रिवैल्यूएशन मॉडल यूज करना है, रिवैल्यूएशन मॉडल यूज करो। लेकिन जब डेप्रिसिएशन मेथड की बारी आती थी तो फिर स्टैंडर्ड ने गाइडेंस दी हुई थी कि जरा पैटर्न ऑफ बेनिफिट्स देख लो, बेनिफिट्स का इनफ्लो तुमने कहा था ना एसेट से होना है, इसका पैटर्न देख लो। जिस पैटर्न पे बेनिफिट दे रहा है उसी पैटर्न पे इसकी कॉस्ट को एक्सपेंस आउट करो, यानी डेप्रिशिएट करो। यही बात यहां पे भी इसमें लिखी हुई है, पढ़ें। The depreciable amount of an intangible with a finite useful life shall be allocated on a systematic basis over its useful life. Systematic basis की बात समझ आती है? मजीद कह रहा है आगे क्या? Amortization shall begin, वो पुरानी वाली बातें हैं। Amortization सिस्टमैटिक बेसिस को मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना। ऑप्शन नहीं है, जजमेंट लगा के आप बताते थे कौन सी बेसिस है, जो बेसिस उसके पैटर्न की है वही बेसिस उसकी डेप्रिसिएशन की होनी चाहिए, ठीक है। आगे कहता है amortization shall begin when asset is available for use, ना के when actually used। अप्लाई भी किया सवाल में हमने। amortization किस दिन स्टार्ट करनी है? जिस दिन इंटेंजिबल अवेलेबल फॉर यूज हो गया है, आप यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, अगर अवेलेबल फॉर यूज है तो डेप्रिशिएट amortize करना शुरू कर दो, ठीक है। दैट इज व्हेन इट इज इन द लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर इट टू बी कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन अ मैनर इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट। तब तक अवेलेबल फॉर यूज किस दिन होता है, बता रहा है आगे कि जिस दिन वो उस कंडीशन में आ जाए जिसमें मैनेजमेंट चाह रही है। ये भी बचपन के अंदर आपको IAS 16 से मिलती जुलती बात है ना, मैं वहाँ से रेफर कर रहा हूँ, ठीक है। बच्चों ने आपको ये बताया जाता है कि मिसाल के तौर पे आपने 2 AC खरीदे, ठीक है, और 50 मंजिला प्लाजे में, एक आपके पास ग्राउंड फ्लोर के ऊपर यूज़ है और एक आपका AC जो है वो 50वीं मंजिल पे है, ज़्यादा होगी, 10वीं मंजिल पे है, ठीक है। अब आपने दोनों AC 1-1 लाख रुपए के खरीदे, ठीक है, लेकिन जो 10वीं, आपके पास लिफ्ट नहीं है, ठीक है, जो 10वीं मंजिल के ऊपर आपने AC लेकर जाना है, मजदूर ने कहा मुझे इसका 2000 रुपया चाहिए, मैं 2000 रुपया लूँगा और आपको ये पहुँचा दूंगा 10वीं मंजिल पे। ज़्यादा तो नहीं हो गए? मर्जी उसकी भाई, रोज़े भी हैं, उसने ले लिए पैसे, छोड़ो बस, ठीक है, दे दिया आपने भी। अब मुझे बताओ, सेम AC है, सेम स्पेसिफिकेशन वाला है, लेकिन आपको आपकी किताबों में वही एक AC जो ग्राउंड फ्लोर पे लगा वो 1 लाख पे नजर आ रहा है और जो 10th फ्लोर पे लगा वो 1,02,000 पे नजर आ रहा है। तो फर्क क्या है? फर्क ये है कि स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपके जब तक मैनेजमेंट के इंटेंडेड कंडीशन, इंटेंडेड लोकेशन में ना पहुंच जाए ऐसे, तो जितने खर्चे होते रहे उसकी कॉस्ट में ऐड कर दें, ठीक है ना। तो उसी को उसने यहां पर कहा कि अमोर्टाइजेशन कब स्टार्ट करो, जब वो अवेलेबल फॉर यूज हो जाए। अवेलेबल फॉर यूज कब होगा? जब वो उस कंडीशन और लोकेशन में आ जाए जिसमें मैनेजमेंट चाह रही थी, ठीक है। ये बात समझ आई। और अगली बात, अमोर्टाइजेशन कब रोक देंगे? ये जो लाइन मैंने काटी है ये आप भी काट दें। अमोर्टाइजेशन शैल सीज एट डेट दैट द एसेट इज डी रिकग्नाइज। बस इतनी बात याद रखें। किस दिन अमोर्टाइजेशन रोक देंगे? जैसे डेप्शन रोक देते थे, जिस दिन एसेट को डिस्पोज कर देते थे। हाँ, दूसरी एक और सूरत भी होती थी, जब डेप्शन फुली डेप्रिशिएट हो जाता था तब भी रोक देते थे। बहरहाल, द अमोर्टाइजेशन मेथड शैल रिफ्लेक्ट द पैटर्न इन विच एसेट्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी कंज्यूम्ड बाय द एंटिटी। ये बात हम कर चुके हैं, ठीक है। मेथड, अमोर्टाइजेशन का मेथड कौन सा हो, चॉइस है? नहीं। इट शैल रिफ्लेक्ट पैटर्न इन विच एसेट्स फ्यूचर बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी कंज्यूम्ड बाय द एंटिटी। यही बात की हमने कि मेथड क्या रिफ्लेक्ट करे? इकोनॉमिक बेनिफिट्स का इनफ्लो का पैटर्न, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इफ दैट पैटर्न कैन नॉट बी डिटरमिन रिलायबली, स्ट्रेट लाइन मेथड शैल बी यूज। ये भी अभी मैंने बात की आपके साथ, ठीक है, कि अगर आप नहीं डिटरमिन कर पा रहे कि फायदा है, फ्यूचर का फायदा है, समझ नहीं आ रही बराबर है या कम होगा या जितना यूज करेंगे एसेट उतना होगा, तो क्या करें? फिर स्ट्रेट लाइन लगा दें, ये उसने कहा। अच्छा जी, द अमोर्टाइजेशन चार्ज फॉर ईच पीरियड शैल बी रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अनलेस दिस और अनदर स्टैंडर्ड परमिट्स रिक्वायर्स टू बी इंक्लूडेड इन कैरिंग अमाउंट ऑफ अनदर एसेट। वो कहता है जी कि अमोर्टाइजेशन को आपने कहाँ लेकर जाना है?
प्रॉफिट एंड लॉस में, अनलेस वो लैब इक्विपमेंट की अमोर्टाइजेशन हो और वो इंटेंजिबल के बनाने में इस्तेमाल हो जाए। तो ऐसी सूरत में उतने अरसे की अमोर्टाइजेशन को एक्सपेंस आउट करने की बजाय इंटेंजिबल की कॉस्ट में ऐड कर लेना, ये बात कर रहा है वो। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑफ जनरेटर को प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस आउट करना, अनलेस के आपका वो जनरेटर किसी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में यूज हुआ तो उतने अरसे की डेप्रिसिएशन को एक्सपेंस आउट करने की बजाय बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड कर देना। ये वाली बात यहाँ पे लिखी हुई है, पढ़ दें। द अमोर्टाइजेशन चार्ज फॉर ईच पीरियड शैल बी रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट और लॉस अकाउंट अनलेस दिस और अनदर स्टैंडर्ड। दिस IS 36 ने भी 38 ने भी यही कहा था कि हमने लैब इक्विपमेंट को किया। ठीक है, पैरा के अंदर लिखा हुआ था, पढ़ भी लेंगे आगे, बल्कि आ ही गया 97 लिखा हुआ। ठीक है, या IS 16 ने भी ऐसा ही कहा था, ट्रीटमेंट करके आए थे बचपन से हम। ठीक है, अनलेस दिस और अनदर स्टैंडर्ड परमिट्स और रिक्वायर्स इट टू बी इंक्लूडेड इन कैरिंग अमाउंट ऑफ अनदर एसेट। ठीक है, तो एग्जांपल में आप लिख लो, अगर आपको याद नहीं रहे तो यहाँ पे लिख सकते हो आप, डेप्रिसिएशन ऑफ लैब इक्विपमेंट वाज इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल, और रेफर कर दो पास पेपर ताकि आपको याद आ जाए। अच्छा, ये वो बात कर रहे हैं, अंग्रेजी कभी कोई नहीं भी समझ आती ना। अच्छा जी, एक मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है जो आप इस्तेमाल नहीं करते, हो सकता है। क्या मतलब? आपके पास एक एसेट है, उसने फ्यूचर में आपको, लिख रहे हैं कुछ, लिख लें जल्दी से, ये इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं, इसलिए पहले लिख लें जो लिखना है वो, फिर मैं बोलूं कि ना बोलूं। जी, इजाजत है? अच्छा जी, हाँ बेटा, ये सवाल मेरे जहन में आया था कि मैं बात कर दूं, फिर मैंने कहा रहने दो, लेकिन आपने पूछ लिया। वैसे TS सवाल क्लास के बाद किया करें। अच्छा भाई, वो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर ये बात ना असल में मेरे जूम सेशन के अंदर भी चूंकि आई थी, तो TS साहब के भी इल्म में थी ये बात। क्वेश्चन नंबर 7 में एक लाइसेंस था जिसकी लाइफ इनडेफिनेट थी, हमारे साल के एंड दरमियान में उसकी लाइफ डेफिनेट हो गई थी। नया लॉ आया था, उन्होंने कहा था बस 10 साल से ज़्यादा रिन्यू कोई नहीं होना। ठीक है, अब वो एन साल के दरमियान में हुआ था, तो अब स्टैंडर्ड कह रहा है अकाउंटिंग एस्टीमेट का चेंज लो। हमने उसको साल के पहले दिन से इफेक्टिव क्यों नहीं किया था? हालांकि हम तो चेंज इन एस्टीमेट को साल के पहले दिन से जो है वो ज्यूम करते हैं। तो बेटा नहीं, उसकी वजह, वैसे बेसिकली उसकी वजह यह है कि उस चेंज की नेचर कुछ ऐसी थी कि हम साल के पहले दिन सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कुछ हो सकता है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं थे, एक लॉ आ गया ना, तो उस चेंज की नेचर ऐसी थी कि हम उसी दिन से एप्लीकेबल करना पड़ रहा था जिस दिन वो चेंज आ रही थी। ठीक है ना, वरना तो कोई और एस्टीमेट चेंज आए तो हम साल के पहले दिन से ले जाते हैं। ठीक है ना, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, तो ऐसे ही मैंने कहा था फॉर द पर्पज ऑफ सिंप्लिसिटी, यूं अज्यूम करो कि अमोर्टाइजेशन ये इंटेंजिबल आया ही आज, और आज से 10 साल इसमें चलना है, तो फिर इस साल 6 महीने चला। वो सिर्फ इस चेंज की नेचर इस तरह की थी, एक लॉ पास हो गया था। हम 1 जनवरी के ऊपर खड़े होकर नहीं, 1 जुलाई पे खड़े होकर मैं नहीं पता था कि ऐसा कोई लॉ आना है, और 1 जनवरी को वो एकदम से आ गया। ठीक है, इसलिए हम उसको नहीं लेकर जा सके थे लाइफ के स्टार्ट में, साल के स्टार्ट में। ठीक है, अच्छा मैं बात कोई और करने लगा था, तुम लोगों को मौका मिल गया। और समझ आ रही है तुम्हें तला? देख लो। अच्छा, अब एसेट कब रिकॉर्ड करते हैं? जब प्रोबेबल हो फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स आएंगे और कॉस्ट रिलायबली मैयर हो सके। ठीक है, फ्यूचर बेनिफिट्स का मतलब होता है सेल बढ़ा दे वो एसेट या कॉस्ट कम कर दे। मिसाल के तौर पे सेल बढ़ाने वाला एसेट है हमारा। ठीक है, अब आप आज खड़े होकर कहते हो कि जी ये अगले साल में 5000 यूनिट सेल करेंगे इसके हम, उससे अगले साल में 10,000 यूनिट सेल करेंगे इससे बनाकर, और उससे अगले साल में 8,000 यूनिट सेल करेंगे। तो हर साल की सेल आ गई, रेवेन्यू। ठीक है, इनको टोटल करके अगले 3 साल जो फ़ायदा देना है उसने टोटल 3 साल का रेवेन्यू भी आ गया। तो एक बेसिस ऑफ डेप्रिसिएशन ये भी तो हो सकती है अमोर्टाइजेशन, कि आप कॉस्ट को डिवाइड करो टोटल रेवेन्यू टू बी अर्नड इन 3 ईयर्स और मल्टीप्लाई कर दो रेवेन्यू अर्नड इन रेलेवेंट ईयर। आउटपुट मेथड नहीं है ना ये आउटपुट मेथड नहीं है। आउटपुट मेथड ये है कि आप क्या आउटपुट बना रहे हो। मैं प्रोडक्शन की बात तो नहीं कर रहा, मैं सेल की बात कर रहा हूं। अब देखो, ये बात भी ना उधर ही जोड़ी स्टैंडर्ड ने जाकर कि एडवर्टीजमेंट को कभी भी आप एसेट नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते?
क्योंकि आप कस्टमर को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप करोड़ों की अरबों की एडवर्टाइजमेंट कर दें, कस्टमर की फिर भी मर्जी है कि वो आपकी चीज खरीदे या ना खरीदे, ठीक है ना। इसलिए वो एडवर्टाइजमेंट क्या है, एक्सपेंस। तो इसी तरह से स्टैंडर्ड ने ये कहा कि देखें रेवेन्यू हमारे कंट्रोल में नहीं, ठीक है। प्रोडक्शन हमारे कंट्रोल में हो सकती है। मैं कहूं कि जी मेरा प्लान है, मैं अगले साल 5,000 यूनिट बनाऊंगा, मैं अगले साल 10,000 यूनिट, उससे अगले साल 10,000 यूनिट्स बनाऊंगा, उससे अगले साल 8,000 यूनिट्स बनाऊंगा, ये तो मेरे काबू में है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता मैं अगले साल 5,000 यूनिट्स बेच लूंगा, उससे अगले साल 10,000 यूनिट्स, क्योंकि कस्टमर तो मेरे कंट्रोल में, रेवेन्यू मेरे कंट्रोल में नहीं, ठीक है। इसलिए स्टैंडर्ड ने यह कहा कि ये रिबटेबल अजम्पशन है, ठीक है, कि रेवेन्यू की बेस के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना ये कोई मुनासिब मेथड नहीं है, इसलिए आप इसके बारे में मत सोचिएगा, ठीक है। पढ़िए, देयर इज अ रिबटेबल प्रिजम्पशन दैट एन amortization method that is based on revenue generated by an activity that includes the use of intangible is inappropriate, ठीक है। अगर रेवेन्यू को यूज करके आपने अगर कोई एमोर्टाइजेशन मेथड बनाने की कोशिश करनी है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले की, तो स्टैंडर्ड कहता है कि ये मेरे हिसाब से ये बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट बात है, इसको आप यूज़ ना करें। उसने ये बात नहीं की मेरे ख्याल से आगे, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि उसकी वजह क्या हो सकती है, उसके पीछे इसका थीम लॉजिक क्या हो सकती है कि रेवेन्यू हमारे काबू में नहीं है। आउटपुट मेथड यूज़ कर लो, क्यों, आउटपुट आपके काबू में, प्लान करो, उसी हिसाब से प्रोडक्शन करो। सेल वाले सेल कर लेंगे तो ठीक है, नहीं कर लेंगे तो वो क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा होगा, और ठीक है। आई कहता है दिस प्रिजम्पशन कैन बी ओवरकम ओनली इन द लिमिटेड सर्कल इन विच द इंटेंजिबल, वो कहता है वो चलो छोड़ो इस बात को। रेजिडुअल वैल्यू, एक बात ऐसी समझ आ जाए, फिर वो साथ ही ये कह दे लेकिन नहीं फलां मामले में ऐसा, वो जब सवाल खुद कह देगा ना कि यही बेसिस है, तो फिर वो कर भी लेंगे, वो डाटा भी देगा, ठीक है ना। किस किस्म की बात कर रहे हैं, छोड़ो आप। अच्छा जी, रेजिडुअल वैल्यू वाली बात भी हमने कर ली हुई है, ये स्टैंडर्ड का पैरा 100 और 104 है, ठीक है। तो इनको देख लेते हैं। रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एन इंटेंजिबल मस्ट बी अज्यूम टू बी जीरो, मस्ट बी अज्यूम टू बी, पहली बात तो ये है, अनलेस 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 देयर इज अ कमिटमेंट बाय थर्ड पार्टी और देयर इज एन एक्टिव मार्केट, ठीक है। और अगली बात, रेजिडुअल वैल्यू कैन बी डिटरमिन्ड बाय रेफरेंस टू दैट मार्केट और प्रोबेबल दैट सच मार्केट विल एग्जिस्ट एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। उसने बात बढ़ा के लिख दी, हमने इतनी बात याद की थी वो काफ़ी है, ठीक है। वो कह रहा है जी एक्टिव मार्केट होनी चाहिए। एक्टिव मार्केट का मतलब उसने आगे बताया, क्या मतलब कि जी एक्टिव मार्केट से रेजिडुअल वैल्यू भी निकल आए, और आप ये भी मतलब डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, आपको इसका भी प्रोबेबिलिटी इसकी भी है, हाई चांस इसका भी है कि जब लाइफ एंड होगी तो वो एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती होगी। तो बस ठीक है, ये बात आपने एक बार पैरा में पढ़ ली है, याद रखने वाली अभी भी वही बात है कि इंटेंजिबल की रेजिडुअल वैल्यू जीरो होगी अनलेस थर्ड पार्टी कमिट कर ले या एक्टिव मार्केट हो, ठीक है, सही है। अब द amortization period and amortization method of an intangible with a finite useful life shall be reviewed at least at each financial, ये तो दूसरे एसेट्स के बारे में भी स्टैंडर्ड ने लिखा था कि आप एटलीस्ट हर ईयर एंड पे खड़े होकर देखें, जितना अंदाज़ा लगाया था अभी भी वही है या चेंज में, एस्टीमेट में चेंज आ गया, चेंज में एस्टीमेट में चेंज तो नहीं आ गया कहीं। क्या मतलब, आपने सोचा था 10 साल चलेगा, 2 साल गुजरने के बाद आप दूसरे साल के एंड पे खड़े होकर देखें क्या हालात हैं, आपको यार एसेट इतना ज़बरदस्त है, ये तो अभी से ऑनवर्ड 10 साल और चल जाएगा, चेंज इन एस्टीमेट। या इतनी बुरी हालत हो गई है कि नहीं ये तो 8 साल और नहीं चलने वाला, ये तो शायद 4-5 साल ही चले, चेंज इन एस्टीमेट। तो वो कहते हैं हर साल के एंड पे खड़े होकर आप रिव्यू करो यूजफुल लाइफ के लिए, यूजफुल लाइफ को, जो एमोर्टाइजेशन मेथड को, दोनों को, एमोर्टाइजेशन मेथड को भी रिव्यू करो। ये चेंज एस्टीमेट की ही मिसालें थी ना, रेजिडुअल वैल्यू का बदल जाना, यूजफुल लाइफ का बदल जाना या मेथड का बदल जाना। मेथड भी चेंज इन एस्टीमेट, मेथड बदलना चेंज इन एस्टीमेट क्यों होता था? अब ये भी तो आपको कहा है कि आपने जजमेंट लगाकर ये अंदाजा लगाया कि आपसे आपके जो एसेट है उसकी नेचर ऐसी है कि हर साल फायदा कम होना है, लेकिन 2 साल गुजरने के बाद आपने समझा था कि अगले 10 साल इस्तेमाल करेंगे, हर साल फायदा कम होता जाएगा। दूसरे साल के एंड पे जाके आपको लगा नहीं यार ये तो एसेट हर साल फायदा बराबर दे रहा है, तो फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड सही नहीं है, स्ट्रेट लाइन पे आओ, ये भी तो चेंज इन एस्टीमेट है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड यही कह रहा है आपको पैरा 104 में कि amortization period and amortization method with finite useful life shall be reviewed at least at each financial year end, ठीक है जी। सर इस सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर को फिर देखते हैं, अब मेरे ख्याल में ये आज के लिए काफ़ी है।
अब कटे बच्चे बेचते हैं। मैंने क्या कहा था? चलिए, ऐसा है, कुछ डेफिनेशंस हैं, उनको ना हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में बोर्ड पे लिख लेते हैं और साथ साथ डिस्कशन भी करते चलेंगे। वो साइड पे पैराज लिखे होते हैं ना, पैरा 54 नहीं लिखा होगा, सिर्फ 54 लिखा होगा, अलग से 54 लिखा होगा, फिर पैरा अलग से होगा, तो वो लाइन इस तरह नंबरों की चल रही होती है, वो पैराज होते हैं। ये पकड़ो, बायोलॉजिकल एसिड्स। बायोलॉजिकल एसिड्स में लिविंग एनिमल्स भी हो सकते हैं जी। अब ना यहाँ पर डिस्कशन थोड़ी सी कर लेते हैं, फिर किताब से जाके डेफिनेशंस पढ़ लेंगे, आधा घंटा ये काम करते हैं, उसके बाद कल वाला सवाल कंप्लीट कर लेंगे, फिर मंडे को इंशाल्लाह वो जो मैंने कहा था ना कि हमारा जो बायोलॉजिकल एसिड है उसके महंगा होने की दो वजूहत होती हैं, एक उसका वजन शजन बढ़ जाता है खिदमत खातिर की वजह से, और दूसरा महंगाई बढ़ जाती है, तो ये दोनों को हम अलग अलग करेंगे, ठीक है। आज नहीं करेंगे, आज ज़रा थ्योरी पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं और किताब से, कोई बात नहीं, थोड़ी सी हिम्मत हौसला करो, हैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें, एंड पे अपना सवाल पूरा करेंगे, उस जैसा कोई एक आधा सवाल भी और कर लेंगे, ठीक है। तो लिविंग एनिमल भी हो सकता है और लिविंग प्लांट्स भी हो सकते हैं। प्लांट्स भी लिविंग ही होते हैं ना, लिविंग प्लांट। जी डिस्पोजल भी पढ़ लेंगे। इसकी एग्जांपल्स लिख लें जी, लिखना लें आप, सिर्फ देखते जाएं, फिर हम किताब से पढ़ेंगे, ठीक है। हमने कल एक एग्जांपल देखी थी, भेड़, शीप। शीप बायोलॉजिकल एसिड है? क्यों? ऊपर वाली बात देखते जाओ और डिसाइड करते जाओ। क्यों? क्योंकि वो लिविंग एनिमल है। अच्छा, कैटल में काओ मिल्क के लिए भी हो सकती है, काओ मीट के लिए भी हो सकती है। कुछ लोग गाय रखते हैं, भैंस रखते हैं, उसका दूध बेचते हैं। कुछ लोग कट्टा कहते हैं कुछ इलाके में लोग, ठीक है। सिर्फ मीट के लिए भी कैटल को रखा जा सकता है, ठीक है। तो डेयरी कैटल भी हो सकती है और बीफ कैटल भी हो सकती है। डेयरी कैटल, ये कट्टा जो खुल जाता है ना, वो तुम चुप कर जाओ, वो मैं बताऊंगा मुझे, ठीक है ना। अभी खामोश होकर देखते रहो यार, पढ़ाने दो मुझे। अच्छा, आज वैसे भी वीकेंड है, मुझे कोई नहीं, कल का थकावट का डर, मैंने फिर ज़्यादा पढ़ा देना। करो बात नहीं, करो। सॉरी, आज नहीं, आज। अच्छा जी, उसके बाद प्लांट्स की तरफ आते हैं। दो तरह के प्लांट्स होते हैं जी, जीते जागते ही होते हैं। एक तरह के प्लांट्स वो होते हैं जो खुद ही हार्वेस्ट हो जाते हैं। गंदम का पौधा आप एक बार लगा दो तो क्या हर साल ऊपर से सिट्टे काटते रहते हो और फिर नए उगते रहते हैं? लेकिन गन्ने का जो पौधा है वो 3-4 साल फसल देता है आपको। अच्छा, चावल का पौधा जो है, क्या आप उसको लगा दो तना खड़ा रहता है और ऊपर से चावल के सिट्टे काटते रहते हो आप? आम का पौधा क्या है? क्या पूरा आम, जब आम फल लगता है तो क्या आप पूरा आम का पौधा तोड़ लाते हो? इसका मतलब दो तरह के प्लांट्स बन रहे हैं। एक वो प्लांट्स जो खुद हार्वेस्ट के लिए होते हैं, ठीक है, वो वीट का क्रॉप हो गया, वो मेज़ का क्रॉप हो गया, वो जो है वो कॉटन का क्रॉप भी ऐसे ही होता है, क्योंकि वो जब उसमें कॉटन निकाल लेते हैं बाद में वो लकड़ियाँ भी काट ही दी जाती हैं, उन पर दोबारा नहीं लगती कॉटन, ठीक है। या पोटैटो का
क्रॉप होता है आलू, उकाड़े वाली साइड के हैं बच्चे बैठे, उकाड़ा वाली साइड के, हाँ बड़ा आलू होता है उधर है। अब चुप कर जाओ यार प्लीज, ठीक है। अब वो ये जितने भी फसल हैं, ये चावल है, ये गंदम है, या ये आलू का खेत है, ये क्या है, ये एक बार बोए जाते हैं, ये फिर खत्म हो जाते हैं, अगली बार फिर इनको नया बोना पड़ता है। तो एक चीज होती है प्लांट फॉर हार्वेस्ट, और दूसरा होता है प्लांट फ्रॉम विच प्रोड्यूस इज हार्वेस्टेड। अब उसके अंदर जो है आपका आम का दरख्त है, आपका सेब का दरख्त है, आपका माल्टे का दरख्त है, आपको सब दरख्त तो गिन ही जाओगे। अच्छा चलें बस करते हैं। आपकी टी बुशेज़ हैं, किताब के अंदर एग्जांपल लिखी हुई मिलेगी आपको। टी बुशेज़ ये श्रीलंका वगैरह में जहाँ पे चाय बहुत होती है, ये जो चाय का पौधा है ना, ये भी कई साल की ज़िंदगी इसकी होती है, ठीक है। ये एक बार पौधा लग जाता है, इसके ऊपर से चाय की पत्तियाँ तोड़ ली जाती हैं और कुछ अरसे बाद वो पत्तियाँ फिर उगाती हैं, ठीक है ना। तो दो तरह के प्लांट्स हो गए, एक होता है प्लांट फॉर हार्वेस्ट, ये खुशकी हो गया इतनी देर में, प्लांट फॉर हार्वेस्ट। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं जी, एनुअल क्रॉप्स, एनुअल क्रॉप्स जो होते हैं लाइक, लिख लेते हैं एनुअल क्रॉप्स अच्छा सही ना, शुगर लगाने के लिए बैठे होते हैं, ठीक है। एनुअल क्रॉप्स सच एज वीट, राइस, मेज, पोटैटो, ठीक है। सच एज, किताब के अंदर लिखी हुई हैं बातें, आप ना लिखें बेशक, ठीक है। पिक्चर ले लेना एंड पे, इसलिए आपके लिए यहाँ बना रहा हूँ, यहाँ से समझ लो कि किताब में लिखी हुई चीज़ें हैं, फिर किताब से जाके पढ़ा दूंगा, ठीक है। लेकिन वहाँ से पढ़ते हैं ज़रा अंग्रेजी फंसाती है, ओके, ठीक है ना। तो सिंप्लीफाई करके चीज़ों को यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। सच एज वी हीट, राइसी, मेज और पोटैटो, पोटैटो एटसेट्रा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऐसा प्लांट जिससे प्रोड्यूस को हार्वेस्ट किया जाता है, तो प्लांट फ्रॉम विच प्रोड्यूस इज हार्वेस्टेड। प्लांट, एक है प्लांट खुद कुर्बान हो जाता है, प्लांट फॉर हार्वेस्ट, और दूसरा है प्लांट फ्रॉम विच प्रोड्यूस इज हार्वेस्टेड। प्लांट फ्रॉम विच एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, फ्रॉम विच प्रोड्यूस इज हार्वेस्टेड। जी सॉरी, क्या बेटा, सॉरी, हाँ एंड देखो ना, अब आम के दरख्त ने साल में एक बार ही फसल देना है ना, बेटा वो ये है, ये वो प्लांट फॉर हार्वेस्ट है, वो एनुअल क्रॉप है, लिखा तो हुआ है, तो सीजनल ही हुए ना। चावल अनलेस कि आप ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला काम करो, वरना चावल ने अपने एक मौसम में होना है। गंदम की बुआई का एक मौसम है, लेट कर दो होती ही नहीं है, एक वक्त है कटाई का, उससे लेट कर दोगे खराब हो जाएगी, पहले काट लोगे कुछ नहीं मिलेगा। तो एनुअल क्रॉप्स हैं, लेकिन अपने सीजन के हिसाब से आते हैं ना। गंदम ने साल में एक ही बार आना है, चावल ने साल में एक ही बार आना है, उनका अपना मौसम है, अनलेस कि आप कोई इंजीनियरिंग कर लें, ठीक है ना। हाँ इंजीनियरिंग होती है ना ये भी। अच्छा जी, तो फ्रूट ट्रीज या ट्री बुशेस, फ्रूट ट्रीज हो गए या टी बुशेस। टोबैको वाली जाना मुड़ मुड़ के, फिर टोमेटो कह रहे हो, कहते हैं आप जा रहे हैं सर टोबैको की तरफ। थोड़ी देर पहले तुम्हारे साथ वाले ने नाम लिया था, मुझे लगा शायद उसका असर हो गया। अच्छा जी, उसका तुम पे तो हुआ नहीं, मुझ पे हो गया। अच्छा जी, एक और भी काम होता है, अगर आप गौर करें तो ये दरख्त भी उगा दिए जाते हैं जिनका और कोई काम नहीं है, ठीक है, लेकिन उनको 5 साल 10 साल के बाद काट के लकड़ी के तौर पे बेच दिया जाता है। आजकल बहुत रवाज है सफ़ेदे का, ख़ास तौर पे ये जहाँ पर पानी की कमी वाले इलाके हैं, रेगिस्तानी इलाके हैं, इन इलाकों के अंदर 6-8 महीने के लिए वो प्लांटेशन पे थोड़ी सी मेहनत करते हैं, पानी पूनी लगाते हैं, एक बार वो अपने पैरों में खड़ा हो जाए तो उसके बाद फिर 5 साल 6 साल कर लो, आज कर लो, आज मेरा मूड नहीं है तुम्हें क्लास से निकालने का, ठीक है, लेकिन ये किसी वक्त चेंज हो सकता है। अच्छा, तो
इसको कहा जाता है ट्री लगाया है फॉर लंबर। लंबर कहते हैं कि आप वो ट्री को काटेंगे, उसको लकड़ी के प्लैंक्स की तरह से बना के आप बेच देते हैं, आगे उसके डिफरेंट यूज होते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल्स के अंदर एक लिख लेते हैं हम, ट्री फॉर लंबरदार नहीं। ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं जी आपकी बायोलॉजिकल एसिड्स की। ठीक है जी। दूसरी बात, ये पहली बात है, बायोलॉजिकल एसिड क्या होते हैं जी? लिविंग एनिमल्स या लिविंग प्लांट्स। ठीक है, एग्जांपल्स में आपके सामने 3 लिविंग एनिमल्स आ गए और 3 लिविंग प्लांट्स आ गए। प्लांट्स की नेचर ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, कुछ प्लांट ऐसे हैं जो खुद ही हार्वेस्ट हो जाते हैं और फसल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में कन्वर्ट हो जाते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो खुद कई साल जमे रहते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस देते रहते हैं। और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कई साल खड़े रहते हैं, कोई प्रोड्यूस नहीं देते, और जब वो ज़िबा होते हैं तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आ जाती है। ऐसे ही डेयरी कैटल और बीफ कैटल भी हैं। ठीक है, सही हो गया। नेक्स्ट थिंग इज, दूसरी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस क्या होती है? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, बताओ, आपको पता है? आप बताओ, अंग्रेजी में लिख देता हूँ आसान सी, यहाँ पे इसको आसान कर लेते हैं। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस क्या है जी? वो भूल तो है, अंग्रेजी में कोई डेफिनेशन बनाने की कोशिश करो ना, बताया था कल। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या था जी? वो प्रोडक्ट जो हमने बायोलॉजिकल एसिड से हार्वेस्ट की थी। ठीक है, तो लिख लेते हैं, इट इज हार्वेस्टेड प्रोडक्ट ऑफ बायोलॉजिकल एसिड। इट इज हार्वेस्टेड प्रोडक्ट फ्रॉम एंटिटीज, from entities biological acids। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स ना ऐसे सामने सामने करके लिखना ज़रा फायदा हो जाएगा। ऐसे इसके सामने करके लिख लेते हैं। पहली एग्जांपल बताओ जी, कल शीप ने भूल दी थी। लैम्ब की बात अभी ना करो, फिलहाल मैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की बात कर रहा हूं। वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं थी लैम्ब, लैम्ब एडिशनल बायोलॉजिकल एसिड था। ठीक है ना? हाँ, जरा लिमिट्स में रहें अपनी। ओके, लिमिट क्या है? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। अच्छा, उसके बाद डेयरी कैटल ने क्या देना है जी? मिल्क और हाँ खीर, सरायकी वाले खीर पे ही जाएंगे अब भी। पता तुम्हें सरायकी वाले दूध को खीर कहते हैं, ये भी जो बोला है। हम खीर कहते हैं कि तुम लोग, हम खीर बना के खाते हैं, ये लोग दूध को ही खीर कहते हैं। टेंशन ही मुकाओ। वैसे फिर खीर को क्या कहते हो? मैं बताता हूँ, सरायकी वाले खीर को खीर ही कहते हैं। अच्छा चलो ठीक है। बीफ कैटल ने क्या देना है जी? मीट। प्लांट फॉर हार्वेस्ट में हार्वेस्टेड प्रोडक्ट देनी है, वीट, राइस, मेज, पोटैटोज। उसके बाद प्लांट फ्रॉम विच प्रोड्यूस इज हार्वेस्टेड, मैंने जरा आमने सामने लिखा था, इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, प्लांट फ्रॉम विच प्रोडक्ट इज हार्वेस्टेड, इसमें मैंगो सर, एप्पल, हाँ भाई मैंगो, ऑरेंज एक्सेट्रा एग्जाम्पल्स हैं। बनाना, वैसे बनाना का जो पौधा होता है ये कई साल चलता है। अब मुझे इसका इतना नहीं, असल में हमारे इलाकों में होता नहीं है, सिंध वाली साइड पे होता है। सिंध का कुछ स्टूडेंट बैठा है सिंध वाली साइड का? अच्छा, ऑनलाइन बैठा है जी। उसके बाद जी ट्रीज फॉर लंबर से क्या मिलता है? लंबर मिलता है, जिसके लिए हाँ वुड, लंबर। ठीक है, लंबर। अच्छा जी, अब एक और डेफिनेशन लिखनी है। जगह क्या, मैं आप तस्वीर खींचना, आपके लिए तस्वीर बना रहा हूँ मैं, और तो कुछ नहीं, वरना लिखा हो तो सारा जो किताबों के अंदर मौजूद है। ठीक है, तीसरी चीज़ हमने पढ़नी है जी, हार्वेस्टिंग क्या होती है। एक डेफिनेशन आया अगली, उस हार्वेस्ट को भी स्टैंडर्ड ने डिफाइन किया हुआ है। तो
हार्वेस्ट क्या होता है? वैसे तो साफ सी बात है, वो क्या है, डिटैचमेंट, कल बताया था डिटैचमेंट ऐसे, लेकिन मैंने कहा था ऊन के लिए जरा ऐसे कर लेना, अच्छा नहीं लगता, खाली ना खींच लो, ठीक है। डिटैचमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस फ्रॉम बायोलॉजिकल एसिड, ठीक है। तो ये वाली तो आसान सी बात है ही, ठीक है। लेकिन इसकी ना एक और डेफिनेशन भी स्टैंडर्ड ने अब डाल दी। चलो फिलहाल ये तो लिख लें, पहले ये तो लिख लें कि डिटैचमेंट ऑफ agricultural produce from biological acid, इसको भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कहते हैं। अब उसमें मसला ये हुआ कि किसी ने कहा, कोई होगा इस जैसा सादा बंदा, उसने कहा कि दरवाज़ा ना बंद करना, अच्छा, उसने कहा कि जी आपने कहा डिटैचमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस फ्रॉम बायोलॉजिकल एसिड है, तो ज़रा ये बताएं, ये जो कट्टा रखा हुआ था, जिसे किसी ने कहा था बीफ कैटल हम कट्टा कहते हैं हमारे इलाके में, ठीक है, वो कह रहा था भाई पीछे, ठीक है, तो जो कट्टा रखा हुआ है उससे आपने डिटैचमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कैसे की? इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो कट्टा हड्डियाँ खड़ी रहीं और गोश्त आपने वो मीट उधर से जो है वो डिटैच कर लिया, ऐसा थोड़ा ही होता है। तो थोड़ा लोगों को ना कन्फ्यूजन हुई डेफिनेशन पे, तो स्टैंडर्ड ने उस जैसे सादा बंदे के लिए कहा कि एक तो हार्वेस्टिंग इसको भी कहते हैं कि आप डिटैच कर लें बायोलॉजिकल एसिड से एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को, दूसरा ये कि जी कुछ बायोलॉजिकल एसिड ऐसे भी होते हैं जो सीज होते हैं ना, जब सीज होते हैं ना, जब ज़बा होते हैं, तो उनसे मीट जो आता है वो मीट हार्वेस्टिंग, उसको सीज करना, वो क्या है, वो हार्वेस्टिंग है, क्योंकि उससे फिर हमें मीट आ रही होती है। तो ये थोड़ी सी बात स्टैंडर्ड ने आगे लिख दी, सीजेशन ऑफ लाइफ ऑफ बायोलॉजिकल एसिड भी हार्वेस्टिंग ही होती है। सीजेशन ऑफ लाइफ ऑफ बायोलॉजिकल एसिड, ठीक है, ये हार्वेस्ट है। ये ना आप थोड़ी सी दो डेफिनेशंस और हैं, इनके लिए पहले थोड़ी सी कहानियाँ पढ़ लेते हैं, फिर उनको भी मैं यहाँ लिख दूंगा, फिर आप जो है ना उसकी तस्वीर बना लेना। वो दो डेफिनेशंस तो हैं, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एक है, ये ज़रा मुश्किल है, इसको पहले ज़रा मैं समझा देता हूँ, मतलब स्टैंडर्ड में मुश्किल लिखी है, वरना तो आसान है बात तो, ठीक है। बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, और पांचवी है जी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। चलो एग्रीकल्चरल देखते हैं, फिर इसको पहले यहाँ पूरा कर लेंगे, फिर एक और रह जाएगी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। पहले हमें समझना पड़ेगा कि बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होती क्या है। जब बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की समझ आ जाएगी हमें, ठीक है, ये नोट्स हैं, नोट्स तो सबको मिल गए हैं कह रहे हैं, अच्छा, हाथ खड़ा करें एक दफ़ा, कहाँ कहाँ नहीं पहुँचे हुए, ठीक है जी, आगे मौजूद हैं, ये एक आधे बाद में रख दीजिएगा, 10-12 एक्स्ट्रा एंड पे, ये इन रोज़ में दे दें। हाइब्रिड में पहुँचे हुए हैं, हाइब्रिड में भी नहीं है, उधर भी चले जाएंगे। अच्छा, मुझे चेयर नहीं मिली भाई। अच्छा सुने, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है हम पहले ये समझेंगे। जब हमें बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन समझ आ जाएगी ना, तो फिर स्टैंडर्ड आगे लिखता है कि इस बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की मैनेजमेंट करना ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कहलाता है। तो इसलिए एग्रीकल्चरल एक्टिविटी समझने के लिए पहले बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन समझनी पड़ेगी, और बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन समझने के लिए इसकी पसंद की तस्वीरों में जाना पड़ेगा जो इसने कल से देखी और इंतज़ार कर रहा है। जो सोता है वो वाली तस्वीरें, बेटा इसके ऊपर लिखा हुआ है कीमत उसकी, फॉर सेल है, ये खरीदोगे? आपने एक गद्दा लिया, किस जमाने में यूफोन का एक इश्तिहार बना था, मुझे वो याद आ गया, इसलिए मैंने गद्दा बोला। अच्छा, आपने एक छोटा सा गद्दू लिया, अब इस गद्दू को आपने खिलाया पिलाया
और पाल पोस कर बड़ा सा गड्ढा बना लिया। और ये क्या लिखा हुआ है, इसके ऊपर लिखा हुआ है सेल। आपको नजर नहीं आ रहा बेटा, आप मैंने क्लास से बाहर निकालना है, आप ओवर हो रहा है तू। ये लिखा हुआ है जी सेल, ठीक है। अच्छा, आपकी ना किताब पे कुछ चीजें जरा निकाले ना, ये सफ़ा नंबर है 498। इसमें ना ये कुछ चीज़ें बिल्कुल ही गायब हो गई हैं। बहरहाल नज़र आ तो रही हैं, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा जब, तो आप अगर कोई ना समझ आ रहा हो तो उसको लिख भी लेना, ठीक है। एक बार सुना करो भाई, नहीं बताना इसको, कोई ना बताए, कोई ना बताए, मैं बता रहा हूँ। अच्छा जी, सुने भाई, सुने प्लीज़। आपने देखो बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है नहीं हो रही। इतना सा गद्दू था, इतना बड़ा गधा बन गया, तो बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुई कि नहीं हुई? हुई। ये बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन जिसने की है, उसने किस मकसद के लिए ये बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की? फॉर पर्पज ऑफ सेल, ठीक है। ऊपर अंग्रेजी में यही बात लिखा हुआ है इसमें कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इज द मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन सच एज बायोलॉजिकल ग्रोथ। इसे क्या कहते हैं? ये बायोलॉजिकल ग्रोथ, इसने ग्रोथ शो किया है। बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किस टाइप की है? ये जी बढ़ता जा रहा है वजन में, कद में, उम्र में, ये क्या है? बायोलॉजिकल ग्रोथ आ रही है। तो कह रहे हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटी क्या है? इट इज मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन सच एज बायोलॉजिकल ग्रोथ ऑफ अ बायोलॉजिकल एसिड for the purpose of sale of that acid, for the purpose of sale of that। ये सेल्स लिखा हुआ है, अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो अब आप लिख लें सेल्स। तो सर अब भी नहीं नजर आ रहा ठीक है, सेल्स ऑफ दैट एसिड, ठीक है। यानी इन भाई साहब ने क्या किया? इन भाई साहब ने, ये भाई साहब नहीं जिन्होंने इनको पाला, ठीक है, उन भाई साहब ने क्या किया? उन्होंने बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की इस गधे की फॉर द पर्पज ऑफ सेल। मुर्गी है, मुर्गी ने अंडे दिए, इसके ऊपर 21 दिन बैठी, चूजे निकल आए, ठीक है। अब ये भी तो बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ग्रोथ की फॉर्म में नहीं है, इसको प्रोक्रिएशन कहते हैं। ये एडिशनल बायोलॉजिकल एसिड्स आ गए। नाउ दिस इज ऑल्सो बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये भी क्या है? पढ़ते हैं ऊपर अंग्रेजी में क्या लिखा गया है। फिलहाल छोड़ो, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी मैनेजमेंट, ये क्या है जी? ट्रांसफॉर्मेशन है, ये भी बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या? रिप्रोडक्शन। एडिशनल बायोलॉजिकल एसिड्स आए हैं, चूचू ढेर सारे, ठीक है। बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन तो है ना, ठीक है। क्या मकसद था इस बंदे का? उसका मकसद था कि मैं एडिशनल बायोलॉजिकल एसिड्स प्रोड्यूस करूंगा, मैं अपनी मुर्गियां जो हैं वो इनका फार्म बनाऊंगा, ठीक है। तो अब इसकी मैनेजमेंट को एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कहते हैं, वो बात बाद में करते हैं, ठीक है। तो ये हमने बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन देखी है, जिसको बायोलॉजिकल ग्रोथ भी कहते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ सेल। यानी कुछ लोग बायोलॉजिकल एसिड को इसलिए रखते हैं कि उसको पाल पोस कर बड़ा करके बेच देंगे। कुछ लोग बायोलॉजिकल एसिड्स को इसलिए रखते हैं कि वो ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी वाली लें? रिप्रोडक्शन वाली, कि एडिशनल बायोलॉजिकल एसिड्स हमें मिल जाएं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बायोलॉजिकल एसिड्स को इसलिए रखते हैं कि उससे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हमें मिल सके। अब ये भी बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ बायोलॉजिकल एसिड फॉर द पर्पज ऑफ हार्वेस्टिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस लिखा हुआ है। ये मैं कोशिश करता हूं इसको जगा लूं, गाय को नहीं, इसको एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो लिखा हुआ है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ठीक है। ये मिटा हुआ था तो लिख लें, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है क्या? ये क्या एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है? ये क्या एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है? बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है ऑफ अ बायोलॉजिकल एसिड फॉर द पर्पज ऑफ हार्वेस्टिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो तीन तरह के मकासद हमारे सामने आए। एक एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के अंदर हम बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन यानी ग्रोथ किस पर्पज के लिए करवा रहे हैं? सेल के लिए। हम बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन यानी रिप्रोडक्शन किस लिए करवा रहे हैं? फॉर एडिशनल बायोलॉजिकल एसिड्स के लिए। हम बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लेने के मकसद से, वो ना तो ये
फलने फूलने लग जाना, इसमें ना एडिशनल आ रहे हैं, मकसद इसका क्या है? अच्छा वो अलग बात है कि ये गाय रखी हुई है तो काव्स भी आ जाएं, बच्चे बच्चियाँ भी आ जाएं, ठीक है, अल्लाह की तरफ से इनाम आ रहा है, लेकिन मकासद की बेस के ऊपर ही हम जो है वो डेफिनेशन को लेकर चल रहे हैं ना, ठीक है। ये चूचू बड़े होके मुर्गियां बन के अंडे दे दें वो अलग बात है, मकसद ये नहीं था। अंडे भी आगे ठीक है, खा लेना सुबह दोपहर शाम एक एक, ठीक है। अच्छा अब सुनो, सबसे पहले तो हमें पता लगना चाहिए था कि बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। तो बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन 3 तरह की होती है। बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं बायोलॉजिकल ग्रोथ को फॉर द पर्पज ऑफ सेल। बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है रिप्रोडक्शन, पर्पज है एडिशनल बायोलॉजिकल एसिड्स। बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? पर्पज हार्वेस्टिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। ये तीनों चीजें क्या हैं? बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है ये? बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को जो मैनेज किया जाता है वो मैनेज करने को एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कहते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि जंगल में अगर ये फिर रहे हैं और कोई गया है जाके उनने इसका शिकार कर लिया है, ठीक है, पकड़ लिया है, तो हम उसको एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं कहेंगे। ये मिसाल समझ नहीं आई, ज़रा और आसान करता हूँ। आप गए, आप जहाज़ पे बैठे, बहरी जहाज़ पे, समंदर में डाला उसको और जाके मछलियाँ पकड़ लाए। एक ये भी मछलियाँ आपने पकड़ ली और बेच दी। एक है आपने अपनी ज़मीन पर एक गड्ढा खुदवाया, उसमें पानी डाला और मछलियाँ छोड़ दी छोटी छोटी, उनको खुराक डाल डाल के बड़ा किया, पाला और फिर निकाल के बेचा। डिफरेंट है दोनों। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी किसे कहेंगे? जो हमने फिश फार्म बनाकर उनको मैनेज किया है। फिश फार्म बनाया है किस लिए? ग्रोथ लेनी है हमने। ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी है? बायोलॉजिकल ग्रोथ लेनी है हमने, ठीक है। लेकिन उसको मैनेज किया। तो ये जो बायोलॉजिकल ग्रोथ को आपने मैनेज किया, इस मैनेज करने को कहा जाता है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, ठीक है ना। तो ये बात समझ आई है? तो फर्क थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो चलो अब मैं वहां पर वो अंग्रेजी भी देख लेते हैं, इसमें क्या लिखी हुई है। अंग्रेजी फिर एक बार पढ़ने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। ये जरा पेन संभाल के रखना भाई। बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन अब 3 तरह की, बल्कि उसने 4 तरह की कह दी है। चलो कोशिश करते हैं। पहली तो ग्रोथ आपने देख ली। बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या क्या हो सकती है जी? ग्रोथ। ग्रोथ में क्या है जी? बच्चे बड़े होकर गाय बनते हैं, बच्चियां हैं, ठीक है। शीप, बल्कि ट्री ग्रो करते हैं। बस थोड़ा सा ग्रोथ का आसान ही है, ठीक है। काव्स ग्रो इनटू काउ, काल्व्स ग्रो इन काउस, इनटू कर लो। ट्रीज ग्रो करते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो ये क्या है? ये ग्रोथ है। दिस इज बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अभी मैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की डेफिनेशन नहीं बता रहा, तो मैं कह रहा हूं कि बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। आगे जाके हम कहेंगे ये जो बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है ना, इनको मैनेज करने का नाम है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, ठीक है ना। नेक्स्ट, प्रोडक्शन हो जाए, ग्रोथ ना हो बल्कि चू 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 प्रोडक्शन हो जाए। प्रोडक्शन हो जाए वो तो रिप्रोडक्शन है। इसका मतलब ये आखिरी वाले की बात कर रहा है। अभी ये मैंने अभी तक इंस्टॉल नहीं करवाया, अब मैं ऊपर करके बताता आपको। ये आखिरी वाले की बात कर रहा है कि काउ गिव्स मिल्क, वूल गिव्स, समझ तो गए हो ना। इसको रोजे वाली माफी दे दिया करो थोड़ी सी। ये अभी मेरी आखिरी क्लास होती है दिन की, ठीक है। तो काउ गिव्स मिल्क, काउ गिव्स मिल्क, शीप गिव्स वूल। ये क्या हो रहा है जी? प्रोडक्शन हो रही है। मैंगो ट्रीज गिव, प्लांट का भी कोई लिख लेते हैं सादा। एप्पल ट्री गिव्स एप्पल। मुल्तान वाले का दिल है मैंगो की बात करें। मैंगो हमारे तरफ तो मैंगो ही होते हैं भाई। केपीके के लोग भी बैठे हुए हैं, ऐसे नहीं। अच्छा, उधर तो कुछ भी नहीं होता, वो तो रेत ही रेत है। अच्छा
श्योर गुड वन साइड। अच्छा जी, उसके बाद प्रोडक्शन के अलावा डी जनरेशन भी एक काम है। ये ज़रा मुश्किल था, ये मैं यहाँ पर इसलिए लिख रहा हूँ डी जनरेशन। ये तो अभी अभी हमने बात की थी ना कि हमने एक बायोलॉजिकल एसिड को वट दिया, काट दिया, ठीक है, तो वो सीज जब करता है अपनी लाइफ को, किधर गया, यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है, ये, ठीक है, तो ये बेसिकली उसी की तरफ लेकर जा रहा है वो, ठीक है। कहता है कि अगर कट डाउन या डेथ की वजह से क्वांटिटी में डिक्रीज आ जाए, डीजनरेशन क्या होगी जी, डिक्रीज इन क्वांटिटी, डिक्रीज इन क्वांटिटी, बस इसकी तस्वीर ले लेना, नोट नहीं करना, डिक्रीज है सब कुछ अंग्रेजी के अंदर ज़रा स्टैंडर्ड की ज़बानों में लिखी हुई बात है, बस तस्वीर ले लेना, ठीक है। डिक्रीज इन क्वांटिटी ड्यू टू, ये 2-3 सेशन से थोड़ा सा इसी तरह से हम लिखवा देते हैं बच्चों को, ठीक है, फ़ायदा हो जाता है बच्चों को ज़रा समझने में, फिर वहाँ अंग्रेजी पढ़ तो ली जाती है, ठीक है। डिक्रीज इन क्वांटिटी ड्यू टू कट डाउन या डेथ भी तो हो सकती है, ठीक है, तो इससे भी कम तो होना ही है ना। देखो मैं पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, आपका जो बायोलॉजिकल एसिड है वो फूल भी सकता है, स्मार्ट भी हो सकता है, भूख दे दोगे तो, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन तो दोनों तरफ ही हुई ना, तो मरने से कम भी तो हो रहा है, बात समझ रहे हो। और लैम्प आया था तो बढ़ रहा था, तो कोई मर जाए तो कम भी तो होगा ना, तो उन्होंने ये स्टैंडर्ड ने बस ये ज़रा लिख के थोड़ा कवर करने की कोशिश की। उसके बाद आपके पसंदीदा चूचू वाला प्रोक्रिएशन का लफ्ज़ इसने लिखा हुआ है, वो जो मैं वहाँ पे बोल रहा था ना, असल में वो डेफिनेशन की बात बोल रहा था, जो रिप्रोडक्शन लिखा हुआ था ना, स्टैंडर्ड ने उसका नाम रखा हुआ है प्रोक्रिएशन। क्या रखा हुआ है जी, प्रोक्रिएशन, यही लग रहा है, रिप्रोडक्शन साथ लिख देता हूँ मैं, प्रोक्रिएशन या रिप्रोडक्शन। Calves are born, chicks are hatched, वगैरह। अच्छा आप सुने, असल डेफिनेशन भी पूरी नहीं हुई, डेफिनेशन आप पूरी करने लगा हूं मैं, आप सुनना। डेफिनेशन इस तरह से है, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है जी, ग्रोथ, प्रोडक्शन, डीजनरेशन या प्रोक्रिएशन दैट कॉजेज इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ बायोलॉजिकल एसिड। असल कहानी ये थी, ठीक है, सही है। ये 4 चीज़ें मैंने बोला, ग्रोथ, प्रोडक्शन, डीजनरेशन, रिप्रोडक्शन या प्रोक्रिएशन दैट कॉजेज चेंज इन, चेंज कर लो, दैट कॉजेज चेंज इन क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ बायोलॉजिकल एसिड। ये डेफिनेशन पूरी होगी, ठीक है। तो इस तरह से पढ़ना जरा, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इज, ऐसे अब मैं कर रहा हूं, इज ग्रोथ, प्रोडक्शन, डीजनरेशन और प्रोक्रिएशन दैट कॉजेज चेंजेस, दैट कॉजेज, याद कर लिया उसने एक बार सुन के, ये इसमें बात है तो बड़ा निकम्मा आदमी, लेकिन दैट कॉजेज चेंज इन क्वांटिटी और क्वालिटी, पहले क्वालिटी लिखते हैं, क्वालिटी बड़ी थी ना, गद्दा बड़ा हो गया था, क्वालिटी, दैट कॉजेज चेंज इन क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ आ बायोलॉजिकल एसिड। अब डेफिनेशन ऐसे पढ़नी है भाई, यार मत बोली जाना यार, तंग कर रही है, भेज दूँ इसको। किसे आ रही नहीं, कर लो तुम ये काम, मतलब मैं बाद में पढ़ा दूंगा क्लास, टाइम बड़ा कम रह गया यार, बस खो ही गए हम IAS 41, इतना ज़बरदस्त स्टैंडर्ड है, देखो थ्योरी पढ़ रहे हैं, कोई बोर हुए हो, नहीं ना हुए बोर, ठीक है, हाँ बस ख़त्म भी 2-3 दिन बाद हो जाएगा, ये इसका मसला ये भी है। अच्छा सुनो, ऐसे पढ़नी है डेफिनेशन, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इज ग्रोथ, प्रोडक्शन, डीजनरेशन, प्रोक्रिएशन, रिप्रोडक्शन दैट कॉजेज, इनमें से कोई ऐसा काम हो जो क्वालिटी या क्वांटिटी में चेंज ले आए, तो उसे कहा जाता है
बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तस्वीरी खाका, गधे की तस्वीर आपके सामने आ जाएगी जब आप ये डेफिनेशन याद करने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, अब स्टैंडर्ड पास होगा लेकिन समझनी भी तो ज़रूरी है ना। ठीक है, क्योंकि सवाल भी तो हमने करने हैं। ठीक है, आखिरी है जी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। अब ये लिख मैंने यहाँ पर दिया लेकिन ये यहाँ से लिखना शुरू करूँगा। तो एग्रीकल्चरल ब्लैक मार्कर दो यार, इसकी बस होगी। क्या डिग गया? अच्छा, मैंने ये कहा था कि बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को अगर मैनेज किया जाए, ठीक है, तो उसको एग्रीकल्चर। ये तो शॉर्ट बात हो गई। स्टैंडर्ड का क्या करें अब? ठीक है, उसने वही वाली बातें जो यहाँ पर लिखी हुई थी, वही वाली बातों को 3 तरह से करके लिख दिया। तो हम फटाफट उसको ऐसे लिख लेते हैं ताकि फिर किताब से सिर्फ पढ़ना ही पड़े और आप तस्वीर तो खींच ही लेंगे, घर पे जाके इसी को एक सफ़े पे लिख लेंगे, तो आपको ये डेफिनेशंस किताब से पढ़ने की ज़रूरत भी शायद फिर ना पड़ा करे। ठीक है, बहरहाल एग्रीकल्चरल एक्टिविटी क्या है? इट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ इट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोलॉजिकल एसिड्स फॉर 3 काम किए थे ना हमने। पर्पज ऑफ सेल ऑफ दैट एसिड, फॉर पर्पज ऑफ सेल ऑफ दैट एसिड, या फॉर पर्पज ऑफ क्रिएटिंग एडिशनल चूचू, एडिशनल बायोलॉजिकल एसिड, फॉर पर्पज ऑफ क्रिएटिंग एडिशनल बायोलॉजिकल एसिड्स, और फॉर पर्पज ऑफ हार्वेस्टिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, और फॉर एग्जाम्पल भी लिख देंगे अगर चाह तो, फॉर पर्पज ऑफ हार्वेस्टिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। ठीक है जी, इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? वूल, मिल्क, पिक्ड फ्रूट्स। पिक्ड फ्रूट्स क्या होते हैं जी? जो आप उतार लेते हैं। पिक्ड फ्रूट्स हों या लीव्स हों, टोबैको की, टोमेटो की। फिश फार्मिंग, इसकी एग्जांपल हो सकती है जी। स्टैंडर्ड ने एक लफ्ज लिखा हुआ है रियरिंग ऑफ काउज। रियरिंग का मतलब ये नहीं गाँव गाँव करती रहती हैं, तो ये बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। रियरिंग का मतलब होता है उनको खिलाना पिलाना, या बिल्कुल लफ्जी मतलब की बात करें तो चराना। ठीक है ना, रियरिंग ऑफ काउज लिखा होता है। गायें रखी हुई हैं, उनको पाल रहे हैं। ठीक है, खड़े हो जाओ थोड़ी देर के लिए तुम, जीगर अब्दुल्ला। आ रही है जी। हाँ, काव फ्रॉम काउस, और लैम फ्रॉम शीप, और तीसरी एग्जांपल आपकी किताब में लिखी हुई है। तो मेरे ख्याल में इसकी तस्वीर ले लें, एक नज़र दिखा देता हूँ आपको कि हमने क्या कुछ पढ़ लिया। पेज 489 पे आए ज़रा। पिक्चर ले लें सारे बच्चे, पिक्चर। आमिर भाई ज़रा अच्छा सा फ्रेम लें ना, प्यारा सा, इतने जैसा। ज़रा जूम इन कर लें, बस कोने कोने ये ब्लैक वाले यहाँ तक हो। बैठ जाओ दीदी, एक बार फिर ज़रा खड़े हो। हाँ, नींद आई हुई है? फिर खड़े क्यों? बैठ जाओ। आज तो मैंने वैसे ही नहीं डांटा किसी को। डांटा किसी को?
अच्छा, अब एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन तो रह ही गई। ये किताब के अंदर लिखी हुई चीजें हैं, इसलिए मैं उधर मत देखो, मैंने पढ़ ली हैं, फिर आपको पढ़ाता हूं मैं। आपको ये बताया कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी क्या होती है। क्यों? क्योंकि बायोलॉजिकल एसिड IS-41 अप्लाई करना है ना, तो पता होना चाहिए कि वो कौन से एसिड्स पे होगा। वो अप्लाई होता है बायोलॉजिकल एसिड्स पे, और बायोलॉजिकल एसिड्स वो एसिड्स कहलाते हैं जो लिविंग एनिमल्स हों। सिर्फ यही पूरी बात नहीं है, वो लिविंग एनिमल्स हों और उनके ऊपर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी भी हो रही हो। क्या मतलब? मतलब या तो उनको हम ग्रो कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ सेल, या उनको हम पाल पोस रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ एडिशनल बायोलॉजिकल एसिड्स, या हमने उनको रखा हुआ है फॉर हार्वेस्टिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। अगर ऐसा काम नहीं है तो फिर मेरे दोस्तों IS-41 वाला बायोलॉजिकल एसिड वो नहीं है। मिसाल के तौर पे आप जब कभी क्वालिफाई करेंगे, अल्लाह करे, वैसे पीसी में जाते रहते होंगे बच्चे कभी ना कभी किसी शादी ब्याह पर, लेकिन क्वालिफाई करेंगे तो किसी, हमारी तो वहीं पे ही होती है कॉन्वोकेशन, अक्सर वहाँ पे होती है, कभी आसपास भी हो जाती है। बहरहाल आप पीसी में जाएं कभी तो बाहर वो डॉगी लेकर फिर रहे होते हैं, ठीक है। वो जो कुत्ते उन्होंने रखे हुए हैं पीसी वालों ने, वो लिविंग एनिमल हैं कि नहीं है? लिविंग एनिमल है ना, ठीक है। अच्छा, अगर वो लिविंग एनिमल हैं तो क्या IS-41 वाले बायोलॉजिकल एसिड हैं? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं हो रही। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी किसे कहते हैं? मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल एसिड्स फॉर पर्पज ऑफ सेल। क्या उन्होंने कुत्ते बेचने के लिए रखे हुए? फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग एडिशनल, क्या छोटे छोटे पपीज उन्होंने लेने के लिए? भाई देखो, ये बात नहीं है कि ऐसे काम होंगे नहीं, वो कभी बेच भी सकते हैं अपने पुराने कुत्ते और नए खरीद लें। वो पपीज भी उनके आ सकते हैं, उनके पास कुत्ते मौजूद हों तो। वॉच डॉग्स, कुत्ते अच्छा नहीं लग रहा माजरत, वॉच डॉग्स, ठीक है। तो ये सब काम हो भी सकते हैं, ठीक है, दूध नहीं निकालना बस, ठीक है। तो अब मैं कह रहा हूं कि वो वॉच डॉग्स जो पीसी वालों ने रखे हुए हैं, उन पे कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं हो रही है। वो लिविंग एनिमल्स तो हैं, लेकिन वो बायोलॉजिकल एसिड IS-41 वाला नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं हो रही है। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी क्या है? मैनेजमेंट ऑफ दैट वॉच डॉग फॉर एनी ऑफ दिस थ्री पर्पजेस, ठीक है। लेकिन भाई साहब, वो पीसी वालों का एसिड है, तो फिर वो कहां जाएगा? पीसी वालों की बैलेंस शीट में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर वो नजर आएगा IS-16 का एसिड है, और वो डेप्रिशिएट भी होगा। अब मैं सही कह रहा हूं, वो बायोलॉजिकल एसिड वो लिविंग एनिमल जो नजर आने में लिविंग एनिमल आपको लग रहा है कि बायोलॉजिकल एसिड होगा, अगर वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से बाहर निकल गया तो वो IS-41 का बायोलॉजिकल एसिड नहीं है। वो PPE में, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, वॉच डॉग्स, इस तरह से नजर आएगा। आप हंस रहे हैं, वाकई ऐसे है, ठीक है। FR1 में IS-41 नहीं था ना, ठीक है। अच्छा, अब अगली बात देखें मेरी बात सुने। जैसे बैलेंस शीट होती थी, बैलेंस शीट मार्कर, कोई मार्कर दे देगा। बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स में आपने सबसे पहले बचपन में PPE पढ़ा, साथ ही इसके CWIP भी पढ़ लिया था आपने। फिर आप थोड़े बड़े हुए, आपको पता लगा कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी इसमें आता है। फिर और बड़े हुए, आपको पता लगा जी इंटेंजिबल भी इसमें आता है। आज आपको पता लगा बायोलॉजिकल एसिड भी आता है। क्या बेटा, क्या कहा तुमने? अच्छा, मैंने कहा शायद तुम्हारे मुंह से ये निकला कि 5 मिनट रहते हैं, और मैं तुम्हारा सर कलम कर देता इस बात की वजह। वो तो तुम लोग कह रहे हो ना, आज तो वीकेंड है, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ने का तुमने। यार इतनी मजे की क्लास चल रही है इस वक्त, अगर तुम लोगों ने टेम्पो तोड़ दिया ना, तो फिर ना रहेगा वो वॉच डॉग, ना ही वो लैम्ब, ठीक है। तो इस वक्त ना छेड़ो, ठीक है। बायोलॉजिकल एसिड अलग है, PPE अलग है, क्लासिफिकेशन अलग है तो एसिड ही। तो वॉच डॉग PC का प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, IS-16 अप्लाई होगा, बायोलॉजिकल एसिड नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं हो रही। शादी हॉल वालों ने बग्गी रखी होती है, उसमें घोड़े होते हैं। तुम बेशक गद्दे रख लो उसमें, वहाँ पसंद ही बढ़िया। तुमने घोड़े बेच के गद्दे लिए थे ना क्लास के शुरू में,
ठीक है, तुमने गद्दे लगाए हुए हैं अपने शादी हॉल पे जो बग्गी रखी हुई है। तो अब ये जो इस गुजरांवाला वाले ने गद्दे रखे हुए हैं, गद्दे, मैं जरा गधे नहीं बोल रहा, गधे बोलूँ तो आप कहोगे खोतों की बात कर रहा है, मैं थोड़ा सा ऐसे गद्दे बोल देता हूँ, आपको अच्छा लगता है, ये लफ्ज जरा अच्छा लगता है गद्दे हैं। इसने जो गद्दे रखे हुए हैं, गधे, ठीक है, अपने शादी हाल में बग्गी लगाई हुई है। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, दानियाल की शादी पे बारात जो है वो इस बग्गी के ऊपर हमने लेके जानी है। तो ये घोड़े भी तो, सॉरी, ये गधे भी तो लिविंग एनिमल्स हैं, इनको कार्ट, वैसे कार्ट हॉर्सेस कहते हैं, वो किताब के अंदर कार्ट हॉर्सेस लिखा हुआ है, लेकिन अब इसने कार्ट डंकी बना दिए हमारे। तो वो कार्ट डंकीज जो हैं लिविंग एनिमल हैं। अब बोलो, और हाइब्रिड वालों साथ ही हो। अच्छा, गधों का मसला पड़ गया यहाँ पे जी। तो मैं कह रहा था कि वो जो गधे हैं या घोड़े हैं, जो भी हैं, वो लिविंग एनिमल हैं। बोलो, लेकिन IS 41 का बायोलॉजिकल एसिड नहीं बनेंगे। क्यों? एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। इवन इधर देखो, मैंने फिश फार्मिंग लिखा है यहाँ पे, चलो उसको छोड़ो, खैर वो जो समुद्र से पकड़ने वाली फिश है वो भी इधर नहीं आती, क्योंकि वो बायोलॉजिकल, आप उसने कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी आपने नहीं की, बाहर छोड़ो, वो अभी यहाँ पे फिट नहीं हो रही। एक और एग्जांपल, ये लाहौर जू के अंदर भी तो इतने एनिमल्स हैं, वो भी तो लिविंग एनिमल्स हैं, ठीक है। वहां पर जो बबर शेर है, ठीक है, वो बबर शेर लिविंग एनिमल है। हो सकता है उसके छोटे छोटे जो जो बबर शेर छोटे छोटे और भी वो अल्लाह दे दें, उस पर वो बढ़ जाएं, तो लेकिन आपने उसकी मैनेजमेंट इसलिए नहीं की, ठीक है। वो प्रोक्रिएशन तो हुई है, लेकिन वो मकसद ये नहीं था, आप उसकी मैनेजमेंट नहीं कर रहे थे इस मकसद के लिए कि प्रोक्रिएशन करवाएं। तो जू के अंदर मौजूद एनिमल्स, चाहे जू के अंदर काऊ भी खड़ी हुई है ना, उन लोगों को दिखाने के लिए कि गाय ये होती है, हो सकता है किसी ऐसे इलाके में जू हो जहां पे गाय ना पाई जाती हो, तो उन्होंने जू के अंदर गाय रखी हो, दिस इज काओ, ठीक है। अब वो काओ काफ भी दे दे, वो काओ मिल्क भी दे दे, लेकिन वो बायोलॉजिकल एसिड नहीं होगी जू के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं हो रही वहां पर मैनेजमेंट नहीं हो रही ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, उस काव से काव आ गए तो कोई बात नहीं, मिल्क आ गया तो कोई बात नहीं, वहीं बैठ के चाय बना के पी लेंगे हम, ठीक है, सही है, बात समझे हो, ठीक है। तो ये जितनी मैंने मिसालें दी, ये मिसालें यहां लिखी हुई हैं। ब्रॉडन द कॉन्सेप्ट, ब्रॉडन द कॉन्सेप्ट, ये मेरे सामने आ गया, पेज नंबर 489 का स्टार्ट। ऑल बायोलॉजिकल एसिड्स आर कवर्ड अंडर IS 41। अभी नो मत पढ़ो, जरा पहले एग्जांपल्स पढ़ो। ये क्या लिखा हुआ है? इफ एनिमल इज हेल्ड इन जू और पार्क फॉर रिक्रिएशनल पर्पस। इधर देख ले यार, इधर देख ले, यहां तो नजर आ रहा है ना, ठीक है। पेज वही बोला जो पहले बोला था, वही पेज है, पेज नंबर 489 है। सफों का मसला सारी जिंदगी तुझे रहना है यार। सब इधर देखें आप। इफ एनिमल इज हेल्ड इन जू और पार्क फॉर रिक्रिएशनल पर्पसेस, it does not fall under IS 41 as there is no biological transformation. Watchdog in PC hotel, cart donkeys for marriage hall, इसके वाले marriage hall का, peacock kept by a restaurant, mules, ये खच्चर को कहते हैं, ये खच्चर को कहते हैं, वैसे खच्चर को कहते हैं लेकिन आप लोग आमतौर पे खच्चर कहते हैं ना उसको। तो ये खच्चर kept for transportation of luggage by a tourist company। और ये ऐसे ही है जैसे टूरिस्ट कंपनी ने एक दो कोस्टर रखे हुए हैं, वो कोस्टर यहाँ ये कोस्टर नहीं है यार, वो कोस्टर में यहाँ से बंदों को लेकर चले जाते हैं नारायण तक, काकान तक, ठीक है, नारायण पहुँच जाते हैं, वहाँ से फिर उन्होंने जीपें रखी हुई हैं, वो उनको ले जाती हैं सैफुल मलूक तक। अब ये PPE हैं, बोलो उस पर, वहां से उन्होंने खच्चर रखे हुए हैं जो सामान लेकर आंसू लेक तक ले जाते हैं। एक बात कर रहा हूं, मिसाल दे रहा हूं। तो अब ये वाले म्यूल्स जो रखे हुए हैं ट्रांसपोर्टेशन कंपनी ने, ये फॉर यूज हैं। इसमें से वो 3 मकासद हैं ही नहीं कि ये खच्चर बेचने के लिए रखे हुए हैं, या ये खच्चरों से मजीद खच्चर लेने के लिए रखे हुए हैं, या कोई एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस लेने के लिए रखे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। गोश्त वोश भी नहीं खाते हम उनका। तो ये म्यूल्स जो हैं ये उन्होंने रखे हुए हैं फॉर यूज इन बिजनेस। तो ये सारे के सारे जू के लिए एनिमल, रेस्टोरेंट के लिए मोर, पीसी के लिए वॉच डॉगी,
और ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए खच्चर। ये सारे के सारे IS 41 का बायोलॉजिकल एसिड नहीं है, बल्कि ये IAS 16 का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। तो यही वो कह रहे थे, ऑल बायोलॉजिकल एसिड्स आर कवर्ड अंडर IS 41। लेकिन नो, दीज आर नॉट कवर्ड अंडर IS 41। कहते हैं आर ऑल बायोलॉजिकल एसिड आर मेजर्ड एट फेवरेबल कॉस्ट। उन्होंने कहा नहीं, ये वाले नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये वाले IS 41 के अंडर नहीं आते। IS 16 में जाते हैं तो वो कहता है कि ये कॉस्ट और उसके अंदर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल चीजें, इनिशियल मेजरमेंट एट कॉस्ट है ना उसकी, और वही वाला सारा कॉन्सेप्ट वो अप्लाई होगा इन पे। IS 41 वाला फेयरवेल कॉस्ट अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, ये इलस्ट्रेटिव एग्जांपल आप साथ लिखें, इसके होमवर्क पढ़ के आनी है आपने। अच्छा, ये अब सारा कुछ मैंने आपको करवा दिया है। देखो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, अब यहाँ से पढ़ना ये क्या है, देखो कुछ भी नहीं है। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन सच एज बायोलॉजिकल एसिड फॉर द पर्पस ऑफ सेल ऑफ दैट एसिड, रियरिंग ऑफ फॉक्स, फिश फार्मिंग, और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और रिप्रोडक्शन ऑफ। तेजी से पढ़ रहा हूँ, क्यों? घर से पढ़ोगे, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो वहाँ नहीं लिखा हो, ठीक है ना। मैंने कहा है कि तुम जल्दी जल्दी इंशाल्लाह करोगे, छुट्टी दे दूंगा, चुप करके बैठो। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, रिप्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल एसिड फॉर पर्पस ऑफ क्रिएटिंग एडिशनल एसिड्स, calves from cows, parrot kept for breeding a bird shop। ये यहाँ पे सुनो, एक पैरेट वो है जो आपने घर में रखा हुआ है, जो कल में पड़ता है, सीटियाँ भी हो जाता है, ठीक है, मियाँ मिट्ठू, चूरी खाओगे वो वाला। वो आप अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो वो PPE में छोड़ें, अगर वो मतलब जू है तो वो उनका PPE है। घर पे पड़ा हुआ तो वो कुछ भी नहीं है ना। हम अकाउंटिंग तो बिजनेस ही कर रहे होते हैं। और बात समझो, घर पे जो चीज़ रखी हुई है उसकी तो बात ही यहाँ नहीं कर रहे, हम तो ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर पैरेट रखा हुआ है, जू वालों ने दिखाने के लिए, लोग टिकट लेते हैं, आकर देखते हैं और चले जाते हैं, तो सीटियाँ में जाकर उन्हें खुश कर देता है, तो वो PPE है। लेकिन अगर आपने तोते ढेर सारे रखे हुए हैं, वो अंडे ब्रीडिंग के लिए अंडे देते हैं, बच्चे निकलते हैं, फिर वो बच्चे दुकानदार आगे बेचता है, तो फिर ये क्या है? ये एग्रीकल्चर, वो एडिशनल, वो चूजे थे ना वहाँ पे हमारी उस तस्वीर में, यहाँ पे तोते आ गए, ठीक है, ये वाली बात लिखी हुई है। फिर हॉर्सेस केप्ट इन अस्तबल फॉर ब्रीडिंग, जरूरी नहीं है कि घोड़े कार्ड में लगाने के लिए रखे हों, आप उनको ब्रीडिंग के लिए भी रख सकते हैं, आप घोड़े बेचने का ही कारोबार करते हैं, ठीक है। तो ऐसी सूरत के अंदर वो एग्जाम्पल बड़ी स्पेसिफिक करके अलग करके बता दी हुई है आपको, ठीक है ना। ये पढ़ना है 12 लेके ग्लव्स, सो देयर ऑफस्प्रिंग कैन बी सोल्ड हॉर्स। अच्छा ठीक है। Agricultural activities management of biological transformation of a biological acid for the purpose of harvesting agricultural produce from that, wool from sheep, milk from cow, picked fruit from trees। ये सारी बातें मैंने वहाँ पे आपके लिए लिखी, यहीं से देख रहा था मैं, और क्या नकल। ये मैंने क्या लिखा हुआ है, गाड़ी में आते बस ऐसे ही लिखा गया, पढ़ आए, ठीक है, पढ़ आए आप, सही होगा इंशाल्लाह, आपको समझ आएगी। ओके, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ये डेफिनेशन आपको पढ़ा दी। बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, increase in quantity, improvement, प्रोडक्शन। ये यहाँ से चल एक बार यहाँ से पढ़िएगा जरूर, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप इसको यहाँ से ज़्यादा अच्छा पढ़ लेंगे, जैसे मैंने पढ़ा था। बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इज ग्रोथ, आगे मैंने एग्जांपल दी, प्रोडक्शन, डीजनरेशन दैट कॉजेज चेंज इन क्वांटिटी क्वालिटी ऑफ अ बायोलॉजिकल एसिड। लेकिन इसको पढ़ के देखना जरूर है कि समझ आ रहा है या नहीं, बंद नहीं करना कुछ भी अभी जी। बायोलॉजिकल एसिड क्या है? अ लिविंग एनिमल और प्लांट सच एज भेड़, गाय, दरख्त, पौधा एंड सो ऑन। हार्वेस्ट, डिटैचमेंट ऑफ प्रोड्यूस फ्रॉम बायोलॉजिकल एसिड और सीजेशन ऑफ बायोलॉजिकल एसिड्स। लाइफ, ग्रुपिंग ऑफ बायोलॉजिकल एसिड। हाँ, ये एक कॉन्सेप्ट है। फ्रेंड कहता है कि आपने मिसाल के तौर पे एक गाय का फार्म बनाया हुआ है 2 एकड़ में, जिसमें 1 एकड़ में आपने जो गाय रखी हुई हैं उनकी उम्र 1 साल है, दूसरे एकड़ में जो गाय रखी हुई हैं उनकी उम्र 3 साल है, ठीक है। अब अगर आपको ईयर एंड पे उनकी फेयर वैल्यू वगैरह निकालनी पड़े, तो ईयर एंड के ऊपर उनकी फेयर वैल्यू निकालने के लिए आप एक एक गाय को ना पकड़ना, ठीक है, आप उनकी ग्रुपिंग कर लो। 1 साल वाली सब की एक की वैल्यू निकाल के सब पे वही अप्लाई कर दो, 3 साल वालियों पे भी अप्लाई कर दो। इकट्ठी भी रखी हुई है ना, तो उसमें आपको पता है कि इतनी उम्र वाली हैं, इतनी इस नस्ल वाली हैं, तो सब नस्ल या सब उम्र वालियों को ग्रुप करके उनको फेयर वैल्यू के लिए यूज़ कर लेना। ये ग्रुपिंग की इजाज़त दी हुई है इसमें स्टैंड ने, ठीक है ना। तो अ ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल एसिड इज एन एग्रीगेशन ऑफ सिमिलर लिविंग एनिमल्स और प्लांट। एक जैसे ही नस्ल के, उम्र के हिसाब से ग्रुपिंग किसी भी तरह से हो सकती है, नस्ल के हिसाब से करें, उम्र के हिसाब से करें, आप ग्रुपिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल पढ़नी है लाजमी, एग्जाम्पल होमवर्क में।
अच्छा ये जो 6 है ना, 6 बियरर प्लांट, ये पूरा लेक्चर इस पे लगना है, इसको भी आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, ठीक है। ये अगला पॉइंट मैंने आपको पढ़ा दिया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं अपने सवाल की तरफ जो हमने छोड़ा हुआ था। जिसने जाना है दरवाजा उधर है। मुझे रोजा लग रहा है अब ये बात सुन के। चले, पेन दे भाई मेरा। बस ये सवाल पूरा करने के लिए मुझे सिर्फ 5 मिनट चाहिए आपके, ठीक है। पहले तो मुझे वो काम करवा दें जल्दी से जो ऑलरेडी किया हुआ है। वर्किंग 1 तो यहीं से ही हो जाएगी ना, इसी के ऊपर ही कर देते हैं वर्किंग 1। जी 3 एंट्रीज भी दिखानी होंगी आपने, मैंने पिक्चर तो वैसे ली थी बाय द वे, एक बच्चे ने ली थी। यार वर्किंग की नहीं, हाँ है। अच्छा जी, सबसे पहली वर्किंग फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल वाली ही की थी हमने, बोर्ड की राइट साइड पे, ठीक है। फेयर वैल्यू हमने निकाली थी जी 3 शीप्स इंटू, यूं लिखा था गालिब, ओह रबर चल रहा है, 3 शीप्स इंटू हर एक कितने की थी, 50,000 की। टोटल कितना आया था, 1,50,000, ठीक है जी। उसके बाद कमीशन था। अच्छा ये कॉस्ट टू सेल क्या होता है, ये खर्चा होगा, ये खर्चा होगा, अभी हुआ नहीं है, ठीक है। अच्छा ये लिखा हुआ है शायद इधर ना, इस वजह से मुझे याद आ गया। तो 150,000 इंटू 2% और 150,000 इंटू 1%, ये 2 खर्चे थे कॉस्ट टू सेल, ठीक है। 3,000 और 1,500, और हमारी कॉस्ट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट कितनी आई थी जी, 1,45,500, ठीक है। अब यहाँ पर हमने पहली एंट्री पास की थी 1 जनवरी 18 पर, बायोलॉजिकल एसिड जिसको हमने शीप भी लिख लिया था, एक ही चीज़ लिख लिया करेंगे, वैसे आने वाले दिनों में बायोलॉजिकल एसिड ही लिख लिया करेंगे, बायोलॉजिकल एसिड डेबिट। और इसको हमने किस पर लिया था, इंपॉर्टेंट बात ये है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू, ये हमने वर्किंग 1 में निकाली थी, ठीक है। ये कितनी थी जी, 1,45,500। लेकिन कैश के अंदर आपने हमेशा याद रखना आउटफ्लो लिमिट, ठीक है। जो आपने पे किया, तो हमने कल पे किया था 1,65,000, ठीक है जी। और पहले ही दिन हमें लॉस आ गया था 19,500, ठीक है जी। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ये फेंक दिया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद मेमा आया था, जी। तो मैंने वैसे ज़बरदस्ती एक वर्किंग कर दी थी, वर्किंग 2, वो सामने अब आ गई है तो मैं जा रहा हूँ कि कर ही लें, ठीक है। बेबी के लिए हमने वर्किंग की थी जी। फेयर वैल्यू मेमा आते ही 4,000 का था, और लेस कॉस्ट टू सेल उन्होंने इकट्ठी करके ही दे दी थी 500, तो 3,500 रुपये का बैठे बैठे ऐसे इजहार तशक्कुर, 2 नफल शुक्राने के, या अल्लाह तूने अपने खजानों से मेमा भेजा। किस दिन आया था, यकम, एक ही बात थी, यकम जुलाई लिखने देते अब मुझे, 30 जून 2000, मैंने एक नज़र हटाई नहीं और मेरी डेट हिली नहीं, यहीं से देख लेता हूँ, 30 जून 18, बायोलॉजिकल एसिड डेबिट, लैम्ब है, हाँ ये लैम्ब है बिल्कुल। और इसको भी कहाँ किस पे लेना है जी, हाँ क्यों, ये स्टैंडर्ड का रूल है, जिस दिन बायोलॉजिकल एसिड आए फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ठीक है। नया खरीदो या पैदा हो उसी दिन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, क्लोजिंग डेट पे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। जब भी कभी आप उसमें देख रहे बायोलॉजिकल एसिड को देखते हैं I41 को फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल नजर आ जाती है, ठीक है ना। ओके, तो बायोलॉजिकल एसिड डेबिट, और कितने से 3500 से, और कोई कैश कुछ पे नहीं किया था, ये सारे का सारा गेन आ गया था 3500, ठीक है। उसके बाद 25 दिसंबर को एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आई थी, और ये बात मैं आपके साथ कर चुका हूं, क्या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ना कुछ सेकंड के लिए होती है, और ये पूरा लफ्ज जो है ना IS 41 ने जो कहा है वो ये है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, जैसे ही वो उतार ली
उतारते वक्त वो एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस थी और फिर टोकरी में जाते ही IS2 की इन्वेंट्री बन जाएगी। ठीक है, तो बस ये, इसलिए आपको ये याद रखना, कभी भी बैलेंस शीट के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट के अंदर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नाम की कोई चीज नजर नहीं आएगी। बायोलॉजिकल एसिड नजर आएगा, बायोलॉजिकल एसिड नजर आएगा, फिर इन्वेंट्री ऑफ वूल नजर आएगी। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नाम की चीज कोई नहीं होगी, वो सिर्फ कुछ सेकंड के लिए उस वक्त एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बनती है। उस दिन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट से निकाल के उसको हवाले कर देते हैं IS2 के कि ये अब तुम्हारे लिए डीम्ड कॉस्ट है, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जानो। ठीक है, तो वूल डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना आया था? ये अब ये एंट्री लिखी थी हमने, तस्वीर में सही क्लियर नहीं आ रही बहरहाल। अच्छा जी, अब उसके बाद जनाब अब जी ईयर एंड आएगा। ठीक है, तो ईयर एंड पे हम एक वर्किंग करेंगे, सिर्फ ये वर्किंग करके फिर छुट्टी है आपकी। ठीक है, ओपनिंग कुछ भी नहीं था, ऐसे ही है, ओपनिंग कुछ भी नहीं था, परचेज की हमने इसी दिन। ठीक है, जो शीप्स उनकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी आई? 1,45,500। तो हम क्या कहेंगे जी, ये हमारे पास इस दिन आई हैं 1,45,500। ठीक है, ये किस दिन हुआ था जी? ये 1 जनवरी 2018 पर ओपनिंग कुछ नहीं था, फिर 1 जनवरी 18 पर ही हमने परचेज कर लिया, फिर 30 जून 18 पर मेमा आ गया, न्यू बॉर्न। अब मैं वो वर्किंग्स की हुई हैं, कल बड़ी तफसील से, अब टाइम भी खत्म हो गया, मैं एक बार सिर्फ इसको थोड़ा सा कंक्लूड करना चाह रहा हूँ बस, और कुछ भी नहीं। ठीक है, वर्किंग 1 कल दोबारा से बात करेंगे, फिर तफसील से करेंगे। फिर मैंने आपको कहा भी है मंडे को, बेसिकली मैंने आपको कहा भी है कि हमने करना क्या है, हमने तो ये जो इंक्रीज आना है ना, इसको 2 हिस्सों में भी करना सीखना है हमने, कि प्राइस की महंगाई वैसे कितना बढ़ा, हमारे बायोलॉजिकल एसिड महंगाई वैसे कितना बढ़ा है, और खुद में मतलब फला फूला कितना है, अलग अलग करेंगे, सीखेंगे। लेकिन कल, अभी तो ये वर्किंग 2 से 3500 उठाया हमने। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि 31 दिसंबर 2018 पर क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास क्या कुछ पड़ा है? कितने खरीदी थी? ये 3, याद करो, ये 3 4 साल वाली हमने खरीदी थी ओपनिंग डेट पर 1 जनवरी को, तो ये 4 तो हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, ये 4 शीप्स हैं, और ये जिस दिन खरीदी थी उस दिन ये थी 3 शीप्स हैं। अच्छा सॉरी, हाँ, जिस दिन हमने ये खरीदी थी तीनों, इनकी लाइफ थी 4 साल और कीमत थी 50,000 ईच। ये वो लाइन जो हमने छोड़ दी थी कल। 31 दिसंबर 18 पर 5 साल वाली शीप की कीमत हो गई है 70,000। तो फिर हमारे पास तो 3 पड़ी हैं, तो हम इंटू 70 कर देंगे। लेकिन अभी रुकेंगे नहीं हम, अभी हम अपनी काम को जारी रखेंगे। इसके अलावा हमारे पास मेमा भी पड़ा है, 1 लैम्प 1 मेमा। अब ये जिस दिन आया था उस दिन 3500 का था, 6 महीने गुजरने के बाद ये भी फला फूला, कुछ महंगाई भी हुई होगी, अलग अलग कल करेंगे। ठीक है, तो ये कितने पे पहुंच गया? 12,000 पे। अब कैलकुलेटर पे इसका टोटल करो ब्रैकेट का, और मुझे आंसर बताओ। 222,000। लो भाई, ये क्या हुआ? खरीदे थे 145 के, आया था 3500 का, और आज हो गए 22। अल्हम्दुलिल्लाह बोला भाई ने, बढ़ा है, बढ़ा है। बायोलॉजिकल एसिड वैल्यू में बढ़ा है। वैल्यू में बढ़ने की वजह महंगाई भी हो सकती है, फिजिकल चेंज भी हो सकता है, कल अलग अलग करेंगे। मुझे बैलेंसिंग फिगर बता दो। 70। नाउ दिस 73,000 इज फेयर वैल्यू गेन। ये क्या है जी? फेयर वैल्यू गेन। इसको लेकर जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो 31 दिसंबर 18 पर हमारी एंट्री होगी। देखो ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बायोलॉजिकल एसिड 73 से बढ़ के ये 22 तक गया है ना। ठीक है, तो एंट्री बनेगी बायोलॉजिकल एसिड डेबिट और फेयर वैल्यू गेन प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट। कितने से? 73,000 से।
और इसके लिए हमने वर्किंग की है जनाब सी। ठीक है, तो ये कल वाला सवाल कंटिन्यू ही हुआ है। ठीक है, हाँ, तस्वीर लेने के लिए मैं इसको ज़रा कोशिश कर रहा हूँ जितना कोई ये बड़ा हो सके। ठीक है जी, इसको इंशाल्लाह कल दोबारा बात शुरू करेंगे क्योंकि थ्योरेटिकली बातें हमने तकरीबन कर ली हैं सारी। ठीक है, अब कल इंशाल्लाह खूब प्रैक्टिस करेंगे, पूरा लेक्चर बस ये काम ही करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, वर्किंग का नाम वर्किंग 3। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।